Hello everyone, I'm Saket Bajpayee, Director of Prayas Physics Classes, Dehradun. चलिए बच्चों, तो लेट्स बिगिन द फोर्थ लेक्चर ऑफ मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। तो बच्चों, इस लेक्चर में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं फ्लो ऑफ फ्लूइड्स के बारे में एंड इवेंचुअली वी विल मूव ऑन टू अंडरस्टैंड बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो देखिए बच्चों, फ्लो ऑफ फ्लूइड्स पे आ जाते हैं सबसे पहले। द मोशन ऑफ रियल फ्लूइड्स इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड एंड नॉट येट फुली अंडरस्टूड, है ना। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे अभी भी चर्चा और रिसर्च चल ही रही है। लेकिन बच्चों, मोशन बहुत आसान हो जाता है समझना अगर हम लोग आइडियल फ्लूइड के बारे में चर्चा करें, है ना। तो वही यहाँ लिखा है कि इंस्टेड वी शैल डिस्कस द मोशन ऑफ एन आइडियल फ्लूइड विच इज सिंपलर टू हैंडल मैथमेटिकली एंड येट प्रोवाइड्स यूजफुल रिजल्ट्स। चलिए बच्चों, तो अब हम लोग दो अलग अलग टाइप के फ्लोज को समझने वाले हैं। एक हो जाएगा स्टेडी फ्लो और एक हो जाएगा टर्ब्यूलेंट फ्लो। तो बच्चों, जैसा कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख पा रहे हैं, है ना, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली जो लिक्विड है वो पास कर रही है थ्रू अ ग्लास ट्यूब। ठीक है, अब हम लोग कंसंट्रेट करेंगे ऑन अ पर्टिकुलर पॉइंट ए इन द ट्यूब। आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारा फोकस कहाँ पर है, इस ए पॉइंट पर है। क्लियर है ये बात। तो देखिए इस ए पॉइंट की क्या खासियत है, इफ द वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड इज स्मॉल। तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा असम्पशन है ना, वेलोसिटी ऑफ द लिक्विड कैसी होनी चाहिए, स्मॉल होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो क्या होगा, ऑल द पार्टिकल्स विच कम टू ए will have same speed and will move in the same direction। जो भी पार्टिकल जो है इस ए पॉइंट पर आएंगे उनकी हमेशा क्या रहेगी, सेम स्पीड रहेगी और वो हमेशा, है ना, एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस मोमेंट पर ए पॉइंट पर जो पार्टिकल है उसकी जो भी वेलोसिटी है, जो भी डायरेक्शन है, वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। चाहे कितने देर बाद भी आप इस ए पॉइंट को देखें, यहाँ पर चाहे कोई भी पार्टिकल हो, वो बिल्कुल सेम वेलोसिटी से मूव करेगा। अब देखिए बच्चों, एज अ पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू अनदर पॉइंट बी, है ना, मान लेते हैं कि कोई पार्टिकल ए से ट्रैवल करके कहाँ चला गया, बी पॉइंट पर चला गया। तो क्या होगा, उसकी स्पीड बदल सकती है, उसकी डायरेक्शन बदल सकती है, बट ऑल द पार्टिकल्स रीचिंग ए विल हैव द सेम स्पीड एट ए एंड ऑल द पार्टिकल्स रीचिंग बी विल हैव द सेम स्पीड एट बी, है ना। बी पॉइंट पर भी जो भी पार्टिकल पहुंचेगा वो क्या होगा, उसकी स्पीड क्या रहेगी, उसकी स्पीड सेम रहेगी। चाहे आप कुछ देर बाद देखें, है ना, चाहे आप और थोड़ी देर बाद देखें, बी पॉइंट पर भी जो भी पार्टिकल पहुंचेगा उसकी स्पीड क्या रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। इसके अलावा बच्चों एक और मजेदार चीज है कि ऑल्सो इफ वन पार्टिकल पासिंग थ्रू ए हैज गॉन थ्रू बी, अगर कोई भी एक पार्टिकल हम लोगों ने नोटिस करा कि अगर ए से गुजरता है और फिर बी से भी गुजरता है, तो हम लोग ये गारंटीड कह सकते हैं कि ऑल द पार्टिकल्स पासिंग थ्रू ए गो थ्रू बी, है ना। थोड़ी देर बाद भी अगर हम लोग देखें तो अगर कोई पार्टिकल ए से गुजर रहा होगा तो वो बी से गुजरेगा ही गुजरेगा, है ना। और ऐसे ही फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेडी फ्लो कहते हैं। क्लियर है ये बात। तो बच्चों, हम लोगों ने क्या सीखा कि स्टेडी फ्लो में क्या होता है, द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड पार्टिकल्स रीचिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट इज द सेम एट ऑल टाइम, है ना। टाइम पे ये जो वेलोसिटी है वेरी नहीं करती है। इसके अलावा बच्चों हम लोगों ने देखा कि अगर कोई पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है इस तरीके से, है ना, तो कोई दूसरा पार्टिकल भी उसके पीछे आया जो ए पर पहुंचा, तो वो भी उसी रास्ते से बी पर पहुंच रहा है ना। Thus each particle follows the same path as taken by a previous particle passing through that point। तो बच्चों ये तो बात हो गई स्टेडी फ्लो की, है ना। इसमें हम लोगों ने क्या अज्यूम किया कि वेलोसिटी काफी कम है, लेकिन अगर लिक्विड को पुश किया जाए इन द ट्यूब एट अ रैपिड रेट तो क्या होगा, द फ्लो मे बिकम टर्बुलेंट। इन दिस केस द वेलोसिटीज ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स पासिंग थ्रू द सेम पॉइंट मे बी डिफरेंट एंड चेंज इरेटिकली, है ना। वो कंडीशन अब यहाँ पर ट्रू नहीं रहेगी, है ना। अब किसी भी पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि कभी वेलोसिटी कुछ और है, कभी वेलोसिटी कुछ और है ना, एक रैंडमनेस क्रिएट हो जाएगा। और इसी फ्लो को हम लोग क्या कहते हैं, इसी फ्लो को हम लोग टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। The motion of water in a high fall or a fast flowing river is in general turbulent। ठीक है। इसके अलावा जो स्टेडी फ्लो हम लोगों ने देखा था, स्टेडी फ्लो इज ऑल्सो कॉल्ड स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो चलिए बच्चों, इस स्ट्रीमलाइन पे थोड़ा और हम लोग डिस्कशन करते हैं ना। द पाथ टेकन बाय अ पार्टिकल इन फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड इट्स लाइन ऑफ फ्लो। तो देखिए बच्चों, मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू ये जो लाइन ऑफ फ्लो है ये थोड़ा और अच्छे से विजुअलाइज कराता हूँ। यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने क्या करा,
वी एक्चुअली यूज्ड अ डाई ट्रेसर, है ना, एक्चुअली हम लोगों ने कलर का यूज करा है जिसको हम लोगों ने इंजेक्ट करा इनटू द फ्लूइड अपस्ट्रीम ऑफ द सिलेंडर। यहाँ पर एक सिलेंडर है बीचों बीच जिसके अराउंड फ्लूइड ट्रैवल कर रही है, तो हम लोगों ने क्या करा, इधर उधर ये जो डाई है, जो कलर है, इसको इंजेक्ट करा ताकि हमारे को रास्ता पता चल सके कि किस तरीके से पार्टिकल ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं, और हमें देखना क्या था, हमें देखना था यहाँ पर कि किस तरीके से, है ना, व्हाट इज द पाथ टेकन बाय अ पार्टिकल इन फ्लोइंग फ्लूइड। तो जिसे हम लोग लाइन ऑफ फ्लो कहते हैं, वो यहाँ पर बड़े आराम से रिवील हो रहा है ना, कि किस तरीके से एक पर्टिकुलर रास्ते को फॉलो करके एक पार्टिकल जो है वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। द tangent at any point, है ना, the tangent at any point on the line of flow gives the direction of motion of that particle at that point। तो वो भी हम लोग एक डायग्राम में देख सकते हैं, है ना, कि आप देखिए यहाँ पर कि जैसे कि ये है ना, ये मान लीजिए कि ये स्ट्रीमलाइन या फिर ये लाइन ऑफ फ्लो है, तो उस समय किसी भी फ्लूइड एलिमेंट को अगर हम लोग देखें और यहाँ पर अगर हम लोग एक टेंजेंट बनाए, तो ये हमें क्या देता है, ये हमें वेलोसिटी वेक्टर देता है। A fluid element traces out a streamline as it moves. The velocity vector of that element is tangent to the streamline at every point, है ना। तो अगर आपको डायरेक्शन पता लगानी है तो आपको क्या करना होगा, उस स्ट्रीमलाइन पर, उस लोकेशन पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा। ठीक है, तो बच्चों स्टेडी फ्लो में क्या होता है, इन द केस ऑफ स्टेडी फ्लो ऑल द पार्टिकल्स पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट follow the same path and hence we have a unique line of flow passing through the given point। ठीक है, in this case the line of flow is also called a streamline, है ना। स्टेडी केस में जो रास्ता फॉलो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रीमलाइन कहते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि अगर एक पार्टिकल ने, किसी एक पार्टिकल ने मान लीजिए इस तरीके से आगे रास्ता फॉलो किया, तो उसके पीछे वाला पार्टिकल जब यहाँ पर पहुंचा तो उसने भी इसी रास्ते को बिल्कुल फॉलो करा है ना, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसीलिए इतनी प्यारी प्यारी ट्रेजेक्टरीज यहाँ पर आपको नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, thus the tangent, है ना, thus the tangent to the streamline at any point gives the direction of all the particles passing through that point, है ना। उस पॉइंट पर कोई भी पार्टिकल आएगा तो वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही जाएगा, एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ ही जाएगा। इट इज क्लियर दैट टू स्ट्रीमलाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट, अदरवाइज द पार्टिकल रीचिंग एट द इंटरसेक्शन विल हैव टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ मोशन। तो ये क्वाइट ऑब्वियस है कि एक जगह पर एक ही टेंजेंट पॉसिबल है ना, क्योंकि पार्टिकल जो है वो तो एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, तो दो अलग अलग, है ना, दो अलग अलग डायरेक्शन में तो वो नहीं जा सकता है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या कह रहे हैं, हम लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि स्ट्रीम लाइन्स कैन नॉट इंटरसेक्ट। और आप ये बड़े आराम से इस डायग्राम में देख भी पा रहे हैं, है ना, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि हर एक रास्ता बिल्कुल कैसा है, एक दूसरे से अलग है। ऐसा नहीं है कि एक रास्ते में दूसरा रास्ता जो है वो इंटरसेक्ट कर रहा हो, क्योंकि अगर मान लीजिए कि दो स्ट्रीमलाइंस क्या कर जाते, इंटरसेक्ट कर जाते, तो दो दो टेंजेंट्स पॉसिबल थे ना, एक इस स्ट्रीमलाइन के अलोंग और एक इस स्ट्रीमलाइन के अलोंग, तो ये तो संभव नहीं है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ट्यूब ऑफ फ्लो। तो आइए देखते हैं ये ट्यूब ऑफ फ्लो क्या है। ठीक है, तो व्हाट डू वी नीड टू डू, वी नीड टू कंसिडर एन एरिया एस, है ना, ये आप एरिया एस देख पा रहे हैं इन स्टेडी फ्लो। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वी नीड टू ड्रॉ स्ट्रीमलाइंस फ्रॉम ऑल द पॉइंट्स ऑफ द पेरीफेरी, है ना। पेरीफेरी से हमारे को क्या करना है, सारे के सारे स्ट्रीमलाइंस को ड्रॉ करना है। ठीक है, अब आप समझ पा रहे हैं कि ये जो स्ट्रीमलाइंस है, दे विल इनक्लोज अ ट्यूब ऑफ विच एस इज अ क्रॉस सेक्शन, है ना। तो ऐसे ट्यूब को नाम दिया गया है ट्यूब ऑफ फ्लो। ठीक है, एज द स्ट्रीमलाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा। तो इस वजह से बच्चों, जो फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू डिफरेंट ट्यूब ऑफ फ्लो होगा वो दूसरे ट्यूब से इंटरमिक्स नहीं करेगा। क्लियर है ये बात। तो वही यहाँ लिखा है कि एज द स्ट्रीमलाइंस डू नॉट क्रॉस ईच अदर, फ्लूइड फ्लोइंग थ्रू डिफरेंट ट्यूब्स ऑफ फ्लो कैन नॉट इंटरमिक्स, है ना। अगर इंटरमिक्सिंग होगी तब तो उसे हम लोग टर्बुलेंट कहेंगे ना उस फ्लो को, उसे स्टेडी फ्लो तो नहीं कहेंगे। ऑल्दो देयर इज नो फिजिकल पार्टीशन बिटवीन द ट्यूब्स, है ना। ऑल्दो यहाँ पर ऐसा नहीं कि इसे रोका जा रहा है दूसरे ट्यूब से मिक्स होने के लिए, लेकिन फिर भी चूंकि ये स्टेडी फ्लो है, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो है, इस वजह से ये खुद ही एक डिसिप्लिन्ड तरीके से जाएगा और दूसरे से इंटरमिक्स नहीं होगा। ठीक है, व्हेन अ लिक्विड इज पास्ड स्लोली थ्रू अ पाइप, द पाइप इटसेल्फ इज वन ट्यूब ऑफ फ्लो, है ना। पूरा का पूरा जो ट्यूब है
उसको भी हम लोग ट्यूब ऑफ फ्लो कह सकते हैं ना, जो पाइप है उसे एक ट्यूब ऑफ फ्लो कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो बच्चों अब हम लोग बात करने वाले हैं इरोटेशनल फ्लो की ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि सबसे पहले ये इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड होने का क्या तात्पर्य है ना। तो इनकम्प्रेसिबल फ्लो का मतलब क्या हुआ, वी अज्यूम एज फॉर फ्लूइड्स एट रेस्ट दैट आर आइडियल फ्लूइड इज इनकम्प्रेसिबल, है ना। मतलब इनकम्प्रेसिबल होने का मतलब क्या हुआ कि उसकी डेंसिटी जो है उसको वेरी नहीं करा जा सकता है, डेंसिटी हैज अ कांस्टेंट यूनिफॉर्म वैल्यू, है ना। तो इसे हम लोग आइडियल फ्लूइड का नाम देंगे जो कि इनकम्प्रेसिबल होती है। ठीक है, साथ ही साथ नॉन विस्कस की बात करें तो रफली स्पीकिंग द विस्कोसिटी ऑफ अ फ्लूइड इज अ मेजर ऑफ हाउ रेजिस्टिव द फ्लूइड इज टू फ्लो। जैसे कि आप देखिए कि अगर आपने, है ना, शहद को महसूस करा होगा तो शहद की एक लेयर दूसरे लेयर पे आप समझ पा रहे हैं कि जब फ्लो करती है तो देयर इज सम रेजिस्टेंस, है ना। इनफैक्ट अगर आप हाथ भी फेरे शहद की लेयर पे तो आपको एक रेजिस्टेंस फील होता होगा। तो वही यहाँ लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल थिक हनी इज मोर रेजिस्टिव टू फ्लो दैन वाटर एंड सो हनी इज सेड टू बी मोर विस्कस दैन वाटर, है ना। हनी एक ऐसा एग्जाम्पल है जो हम लोग काफी रेगुलर बेसिस पे फील कर सकते हैं कि वो काफी विस्कस होता है ना। पानी और हनी में एक फर्क है जो हम लोग छू करके बता सकते हैं, तो वही बेसिकली उसकी विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी होती है। विस्कोसिटी इज द फ्लूइड एनालॉग ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सॉलिड्स, है ना। जिस तरीके से दो सॉलिड के बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है उसी तरीके से, है ना, दो लेयर्स ऑफ लिक्विड के बीच में फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है जिसे हम लोग विस्कोसिटी कहते हैं। बोथ आर मैकेनिज्म्स बाय विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स कैन बी ट्रांसफर्ड टू थर्मल एनर्जी। In the absence of friction, a block could glide at a constant speed along a horizontal surface. In the same way, an object moving through a non-viscous fluid would experience no viscous drag force, है ना। तो जैसे कि अगर फ्रिक्शनलेस सरफेस होता है ना, हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस सरफेस होता है, तो उस पर एक ब्लॉक जो है अगर उसे आप v स्पीड दे दें तो वो उसी स्पीड से आगे बढ़ता जाता है। उसी तरीके से हम लोग जिस आइडियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं ना बच्चों, उसे हम लोग नॉन विस्कस कहते हैं। तो उस नॉन विस्कस फ्लूइड के साथ भी ऐसा ही होगा ना। अगर उस पर आप किसी ब्लॉक को अगर क्या कर दे, अगर आप उसे स्लाइड करवाए तो वो कोई भी ड्रैग फोर्स फील नहीं करेगा ना। दैट इज नो रेजिस्टिव फोर्स ड्यू टू विस्कोसिटी। इट कुड मूव एट कॉन्स्टेंट स्पीड थ्रू द फ्लूइड। ठीक है, द ब्रिटिश साइंटिस्ट लॉर्ड रेली नोटेड दैट इन एन आइडियल फ्लूइड अ शिप्स प्रोपेलर वुड नॉट वर्क, but on the other hand in an ideal fluid a ship once set into motion would not need a propeller। तो जैसा कि आप समझ पा रहे हैं कि एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर एक आदमी चल नहीं सकता है कि नहीं, लेकिन अगर उस आदमी को आप धक्का दे दें तो उसे रोकना भी नामुमकिन होगा। तो वैसा ही कुछ यहां पर भी कहा गया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब हम लोग समझेंगे कि ये इरोटेशनल फ्लो क्या होता है। तो हम लोग जिस स्टेडी फ्लूइड की बात कर रहे हैं उसमें हम लोग इरोटेशनल फ्लो कंसिडर करेंगे, है ना। अब इरोटेशनल फ्लो का मतलब क्या हुआ, आइए समझते हैं। Although it need not concern us further, we also assume that the flow is irrotational. To test this property, let a tiny grain of dust move with the fluid, है ना। एक tiny dust को हम लोगों ने क्या करा, फ्लूइड में जाने दिया। Although this test body may or may not move in a circular path, अगर सर्कुलर पाथ में घूम रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर हम लोग इरोटेशनल फ्लो की बात कर रहे हैं तो ये जो बॉडी है ना, इट विल नॉट रोटेट अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स ओन सेंटर ऑफ मास। मतलब कि जिस तरीके से एक टॉप जो है, एक लट्टू जो है वो अपनी एक्सिस के अबाउट, है ना, स्पिन करता है, तो वो वाला मोशन जो है यहां पर नहीं होना चाहिए। सर्कुलर मोशन एक अलग चीज है ना, यहां पर वो अलाउड है, लेकिन इरोटेशनल फ्लो में क्या अलाउड नहीं है, अपनी एक्सिस के अबाउट घूमना। ठीक है, For a loose analogy, the motion of a Ferris wheel is rotational. That of its passengers is irrotational. क्योंकि passengers का motion तो circular होता है, लेकिन Ferris wheel जो है ना, जो हम लोग देखते हैं, है ना, मेला वगैरह में देखते हैं ना, फेयर वगैरह में देखते हैं, तो वहां पर ये जो Ferris wheel होती है तो वो एक्चुअली अपनी एक्सिस के अबाउट स्पिन करती है, लेकिन उसमें बैठे हुए लोग जो पैसेंजर्स होते हैं वो सर्कुलर मोशन करते हैं। क्लियर है ये बात?
चलिए बच्चों, तो अब हम लोग आ जाते हैं द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पे। तो देखिए बच्चों, अब तक हम लोगों ने क्या देखा है, वी हैव सीन दैट द फ्लूइड गोइंग थ्रू अ ट्यूब ऑफ फ्लो डज नॉट इंटरमिक्स विद फ्लूइड इन अदर ट्यूब्स, है ना। एक ट्यूब ऑफ फ्लो की लिक्विड जो है वो दूसरे ट्यूब्स ऑफ फ्लो से इंटरमिक्स नहीं करती। इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं कि यहाँ पर स्टेडी फ्लो हो रहा है। द टोटल मास ऑफ फ्लूइड गोइंग इनटू द ट्यूब through any cross section should therefore be equal to the total mass coming out of the same tube from any other cross section in the same time, है ना। किसी टी टाइम में जितनी फ्लूइड एंटर करी है उतनी ही फ्लूइड को क्या करना पड़ेगा, एग्जिट भी करना पड़ेगा, है ना। बहुत ही डिसिप्लिन्ड वे में यहाँ पर फ्लूइड का मोशन होता है। दिस लीड्स टू द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी जो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारे को एक डायग्राम दे रखा है जिसमें क्या दिखाया गया कि कुछ एक ऐसा ट्यूब है यहाँ पर, है ना, एक ऐसी पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया है, आगे जाकर के कम हो गया है। शुरू में क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा था, A1 था, लेकिन आगे जाकर के क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका कितना हो गया, सिर्फ और सिर्फ A2 हो गया। जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 था वहां पर लेटर से की वेलोसिटी, है ना, फ्लूइड की V1 वेक्टर थी, और जहां पर A2 हो गया वहां पर वेलोसिटी कितनी हो गई, V2 वेक्टर हो गई। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों, अगर हम लोग यहाँ पर L लेंथ, है ना, L लेंथ की यहाँ पर बात करें तो इसमें अब देखिए कि T टाइम पर कुछ ऐसे हालात थे, T प्लस डेल्टा T टाइम पर कुछ ऐसा डायग्राम है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि डेल्टा T टाइम में क्या हुआ, ये जो आपको लेफ्ट साइड में ये जो सिलेंड्रिकल डिस्क जैसा दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, है ना, ये जो एक तरीके से डिस्क जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो ये फ्लूइड जो है, इतनी फ्लूइड जो है वो क्या करी, वो एंटर करी, ठीक है। और इतने ही डेल्टा टी टाइम में आप क्या देख पा रहे हैं कि ये जो ग्रीन वाला पोर्शन था, है ना, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन था, तो बेसिकली वो क्या हुआ, वो एग्जिट कर गया, है ना, इस एल लेंथ वाले सेगमेंट से ये एग्जिट कर गया। तो एंटर कितना करा, ये वाला सेगमेंट एंटर करा, और ये वाला सेगमेंट क्या कर गया, एग्जिट कर गया। क्लियर है ये बात। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो पाइप का वॉल्यूम है एल लेंथ तक की अगर बात करें तो वो तो सेम है ना, और फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि जो सेम फ्लूइड है ना, यही क्या हुआ, ये इसमें इतना एंटर करा और इतना एग्जिट कर गया। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं, क्वाइट ऑब्वियस है कि जितना फ्लूइड एंटर करा है डेल्टा टी टाइम में उतना ही फ्लूइड क्या हुआ होगा, एग्जिट भी किया होगा। वरना आप देखिए कि सेम वॉल्यूम ऑफ पाइप में, है ना, ज्यादा अमाउंट ऑफ या कम अमाउंट ऑफ वाटर या फ्लूइड तो अब नहीं आ सकता, है ना। तो इसीलिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि द वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड हियर मस्ट मैच द वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड हियर। अब देखिए बच्चों, मैं ये वॉल्यूम निकालना चाह रहा हूं, है ना, ये जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम एक्चुअली एंटर करा है इस डेल्टा टी टाइम में, है ना, तो एंटर करने वाला वॉल्यूम जो है वो कितना हो जाएगा। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहां पर वेलोसिटी v1 वेक्टर थी या फिर स्पीड v1 थी, तो डेल्टा टी टाइम में ये कितना आगे बढ़ा होगा, तो v1 इंटू डेल्टा टी आगे बढ़ा होगा। क्लियर है ये बात। तो ये एक डिस्क जैसा हमें अपीयर हो रहा है जिसकी थिकनेस v1 इंटू डेल्टा टी है और क्रॉस सेक्शनल एरिया a1 है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये वॉल्यूम कितना हो गया, a1 इंटू वी1 डेल्टा टी। उसी तरीके से जो एग्जिट करने वाला वॉल्यूम है वो हम लोग कितना कह देंगे, a2 इंटू वी2 इंटू डेल्टा टी। तो यहाँ पर डेल्टा टी कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमारे पास क्या आ जा रही है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जो कि क्या है, a1 v1 इज इक्वल टू a2 v2। और ऑब्वियस है बच्चों, यहाँ पर हम लोगों ने क्या माना है कि डेंसिटी जो है ना, डेंसिटी जो है उसे हमने कांस्टेंट माना है, क्योंकि हम लोगों ने फ्लूइड को कैसा माना, आइडियल, जो कि इनकम्प्रेसिबल होती है। क्लियर है। वरना हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जितना मास एंटर कर रहा है उतने मास को एग्जिट करना पड़ेगा, और जस्ट बिकॉज की डेंसिटी कांस्टेंट है इसलिए हम लोग ये भी कह सकते हैं इस बार कि जितना वॉल्यूम एंटर कर रहा है उतना ही वॉल्यूम एग्जिट करना पड़ेगा। ठीक है। दिस रिलेशन बिटवीन स्पीड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फॉर द फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड, है ना, आइडियल फ्लूइड जिसकी डेंसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। इट टेल्स अस दैट द फ्लो स्पीड इंक्रीजेस व्हेन वी डिक्रीज द क्रॉस सेक्शनल एरिया थ्रू विच द फ्लूइड फ्लोज, है ना। तो यहां पर हम लोग ये देख पा रहे हैं कि जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया, कम हो गया, तो वहां पर वॉल्यूम फ्लो पर सेकेंड को मेंटेन करने के लिए, है ना, स्पीड को क्या होना पड़ेगा, बढ़ना पड़ेगा। ठीक है।
तो देखिए बच्चों, जो बातें अभी हम लोगों ने डिस्कस करी है ना, उसी को हम लोग इस वीडियो के थ्रू में भी देखने वाले हैं ना। जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इस पाइप के अंदर किस तरीके से ये जो फ्लूइड है ना, वो फ्लो कर रही है एट अ स्टेडी रेट, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि बिल्कुल जो फ्लो है वो बिल्कुल स्टेडी है। और साथ ही साथ हम लोग ये भी देख पा रहे हैं कि जो पाइप का क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो हर जगह फिलहाल क्या है, बिल्कुल सेम है। तो बच्चों, अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है तो हर जगह हम लोग स्पीड क्या उम्मीद कर सकते हैं कि कैसी आएगी? देखिए, सेम आएगी। अब कहीं पर भी मैं इस डिवाइस को घुमा रहा हूँ तो स्पीड जो है वो हर जगह बिल्कुल सेम बता रहा है ना, 1.6 मीटर पर सेकेंड। और साथ ही साथ अगर मैं यहाँ पर ये चेक करूँ कि वॉल्यूम फ्लो रेट क्या है, तो देखिए हर जगह बिल्कुल क्या है, सेम है ना, 5000 लीटर पर सेकेंड है। और हर जगह का एरिया बिल्कुल कितना है, 3.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। ये हम लोग फिलहाल देख पा रहे हैं, और जिस वजह से बिल्कुल एक स्टेडी फ्लो भी हो रहा है और वेलोसिटी हर जगह क्या है, बिल्कुल सेम है। अब देखिए बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक तरफ पाइप का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ना, यहाँ पर देखिए बिल्कुल कम कर दिया हुआ है ना। तो यहाँ पर क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो काफी कम हो गया है। तो अब देखते हैं कि फ्लूइड का जो फ्लो है वो किस तरीके से चेंज हो रहा है। तो देखिए, जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम है वहां पर कितना फास्ट ये जो फ्लूइड है वो फ्लो करा, है ना। जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है वहां पर जो रेट है वो कम है। जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया कम हो गया वहां पर फ्लूइड के फ्लो का रेट क्या हो गया, वो काफी बढ़ गया है। यहाँ पर इनफैक्ट आप स्पीड भी देखिए, तो देखिए स्पीड यहाँ पर 6.3 मीटर पर सेकेंड जैसी आ रही है, और बाकी जगहों पर कैसी आ रही है, 1.4 के अराउंड, 1.6 के अराउंड ऐसी आ रही है। लेकिन एक चीज आप देखिए कि फ्लो रेट में जो है कोई भी चेंज नहीं आया। यहाँ पर भी अभी भी 5000 लीटर पर सेकेंड ही है ना। और यहाँ पर भी देखिए 5000 लीटर पर सेकेंड ही है। बस यहाँ पर चूंकि एरिया कम हो गया तो ज्यादा स्पीड में जाना पड़ेगा फ्लूइड के पार्टिकल्स को, ताकि क्या हो, ताकि जो फ्लो रेट है ना, वॉल्यूम पर सेकेंड, वो क्या रहे बच्चों, मेंटेन रहे। ठीक है। इसके अलावा बच्चों, हम लोग अगले ही टॉपिक में ये देखने वाले हैं कि जहां पर, है ना, जहां पर आप देखिए कि स्पीड जो है वो क्या होने वाली है, ज्यादा होने वाली है, वहां पर प्रेशर देखिए कितना आ रहा है, 107.335 किलो पास्कल आ रहा है। और बाकी जगहों पर जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, ज्यादा है, जहां पर स्पीड कम है, वहां पर प्रेशर देखिए क्या आ रहा है, 120.443 किलो पास्कल आ रहा है। तो जहां पर स्पीड कम है वहां पर प्रेशर लगभग 120 जैसा आ रहा है, और जहां पर स्पीड ज्यादा है वहां पर प्रेशर देखिए क्या हो जा रहा है, वहां पर प्रेशर देखिए हो जा रहा है कम। तो हम लोग अभी आगे आने वाले टॉपिक्स में बच्चों ये चीज देखेंगे कि जहां पर स्पीड क्या हो जा रही है, ज्यादा हो जा रही है, वहां पर प्रेशर क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। क्लियर है ये बात? तो चलिए बच्चों, अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ गए हैं जिसका नाम है बर्नौलीज इक्वेशन। तो यहाँ पर बच्चों हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि एक बहुत लंबी सी ट्यूब है जिसके एक पर्टिकुलर पोर्शन को हम लोग देखना चाह रहे हैं, है ना। तो एक बहुत लंबी सी ट्यूब है और इसमें सिर्फ हम लोग इतने से पोर्शन को एक्चुअली स्टडी करना चाह रहे हैं। ठीक है। तो यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि आइडियल फ्लूइड फ्लो कर रही है एट अ स्टेडी रेट, है ना। और उसमें टी टाइम पर ये लेफ्ट वाला डायग्राम है, और टी प्लस डेल्टा टी टाइम में ये जो सेगमेंट है ये हम लोग देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ गया है ना। ये हम लोग सेगमेंट देख पा रहे हैं कि थोड़ा सा आगे बढ़ गया है, और हम लोग इसको एनालाइज करना चाहते हैं। ठीक है। तो देखिए बच्चों, वही चीज यहां पर लिखी है कि फिगर रिप्रेजेंट्स अ ट्यूब थ्रू विच एन आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग एट अ स्टेडी रेट। ठीक है। इन अ टाइम इंटरवल डेल्टा टी, सपोज दैट अ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डेल्टा वी कलर्ड पर्पल, है ना। यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये एक अलग ही कलर से, यहाँ पर ये पर्पल कलर से यहाँ पर ये कलर्ड है, और ये वॉल्यूम कितना है, ये डेल्टा वी वॉल्यूम है ना। तो वही यहाँ लिखा है कि सपोज दैट अ वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड डेल्टा वी कलर्ड पर्पल इन फिगर एंटर्स द ट्यूब एट द लेफ्ट, या फिर इसे इनपुट एंड कह सकते हैं ना। और साथ ही साथ कंटिन्यूटी को ओबे करते हुए ना, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को ओबे करते हुए, एन आइडेंटिकल वॉल्यूम कलर्ड ग्रीन इन फिगर इमर्जेस एट द राइट और आउटपुट एंड। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ये आउटपुट एंड से इमर्ज आउट कर रहा है। ठीक है। और इन दोनों का वॉल्यूम एक्चुअली क्या होगा, सेम होगा, मतलब कि इस ग्रीन वाले का भी वॉल्यूम कितना होना चाहिए, डेल्टा वी होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा देखिए बच्चों, y1, v1 एंड t1 ये क्या है, दीज आर एलिवेशन, स्पीड एंड प्रेशर किसके, ऑफ द फ्लूइड एंटरिंग एट द लेफ्ट। और उसी तरीके से y2, v2 और p2 क्या है,
करस्पॉन्डिंग क्वांटिटीज हैं फॉर द फ्लूइड इमर्जिंग एट द राइट। तो देखिए बच्चों, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं कि ये जो इनपुट वाला एलिमेंट है ना, तो उसकी हाइट कितनी है y1 है, उसकी स्पीड कितनी है v1 है, और इस जगह पर प्रेशर कितना है p1 है। और उसी तरीके से जो हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम देख पा रहे हैं जो बाहर जा रहा है ना, वो एक्चुअली कितने हाइट पर है, तो वो y2 हाइट पर है, उसकी स्पीड कितनी है v2 है, और इस जगह पर प्रेशर कितना है p2 है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या समझ पा रहे हैं, हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि ये बहुत लंबा ट्यूब है ना, इसके लेफ्ट में भी फ्लूइड है, इसके राइट में भी फ्लूइड है, लेकिन हमारा फोकस सिर्फ कितने से सेगमेंट पर है, हमारा फोकस जो है वो सिर्फ इतने से सेगमेंट पर है ना, जो हमें किस डायरेक्शन में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग क्या लगाने वाले हैं, यहां पर हम लोग लगाने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी टू द फ्लूइड, और उससे हम लोग ये शो करने वाले हैं कि P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी Y1 वो किसके बराबर आएगा, P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो जी Y2। यहां पर जो हाफ रो V स्क्वायर जैसा टर्म है, ये एक्चुअली कहलाता है काइनेटिक एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि ये किसके सिमिलर है बच्चों, ये हाफ mv स्क्वायर के सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर हाफ mv स्क्वायर के बदले क्या लिखा हुआ है, हाफ रो V स्क्वायर। लेकिन बच्चों रो क्या होता है, वो तो मास पर यूनिट वॉल्यूम ही होता है, तो एक तरीके से ये क्या बन गया, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्लियर है ये बात। तो हम लोग बेसिकली क्या प्रूव करने वाले हैं कि प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर प्लस रो जी वाई, ये क्या है, ये बेसिकली एक कांस्टेंट है, और इसी को क्या नाम दिया जाएगा, बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों हमने जिसे सिस्टम कहा है, हम लोग उस सिस्टम पर क्या लगाने वाले हैं, एनर्जी कंजर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ द वर्क काइनेटिक एनर्जी थ्योरम, जो क्या कहता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। तो वही यहाँ लिखा, विच टेल्स अस दैट द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ आवर सिस्टम must equal the net work done on the system. The change in kinetic energy results from the change in speed between the ends of the tube. हाँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आइए मैं आपको डायग्राम पे ले चल के ये बात एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग एक्चुअली ये देख पा रहे हैं कि अगर मैं, है ना, अगर मैं इतने से पोर्शन को शुरुआत में देखूं, है ना, तो इतने से पोर्शन को अगर मैं शुरुआत में देखूं और इसकी काइनेटिक एनर्जी को मैं लेटर से के नॉट कह दे रहा हूं, ठीक है, तो पूरे सिस्टम की, पूरा सिस्टम मैंने किसे कहा है, पूरा सिस्टम तो मैंने इस पूरे को कहा है ना मिला करके। तो अगर मैं इस पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी की बात करूं, है ना, तो वो मैं कितनी लिख सकता हूं, तो वो मैं लिखूंगा के नॉट प्लस हाफ इंटू ये जो पर्पल कलर से शेडेड पोर्शन है ना, इसके मास को लेटर से कि मैं डेल्टा एम बोल देता हूँ, तो हाफ डेल्टा एम इंटू V1 स्क्वायर ये कह दूंगा, है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी इनिशियल है। क्लियर है बात। इसी तरीके से अब मैं दूसरे डायग्राम पे आ जाता हूँ। इस डायग्राम में बच्चों आप एक चीज देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो पिंक वाला जो बाउंड्री मैंने बनाया था यहाँ पर, वो फिर से मैं बना सकता हूँ ना। यहाँ पर देखिए फिर से मैं वैसी ही पिंक बाउंड्री यहाँ पर बना दे रहा हूँ। तो ये वाला पोर्शन तो हूबहू वैसा ही दिख रहा है जैसा पिछले डायग्राम में था। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी तो अभी भी मुझे कितनी लिखनी पड़ेगी, के नॉट लिखनी पड़ेगी, है ना। अब बस एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पर किसका आएगा, एक एक्स्ट्रा टर्म जो है इस ग्रीन वाले पोर्शन की वजह से आएगा। तो अब बच्चों मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, अब मैं काइनेटिक एनर्जी फाइनल, है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या लिख सकता हूँ, के नॉट प्लस हाफ इंटू डेल्टा एम इंटू V2 का स्क्वायर। तो बेसिकली हम लोग देख पा रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी में फर्क आया वो कितना आया, हाफ डेल्टा एम इंटू V2 स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम इंटू V1 स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो बच्चों इसी बात को समझने का एक और तरीका है कि आप ऐसे समझिए कि ये वाला जो पोर्शन है ना, जो दूसरे वाले राइट वाले डायग्राम में मिसिंग वो एक्चुअली उठ करके आप समझिए कि यहां पर प्रकट हो गया है ना। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या थी, इसकी काइनेटिक एनर्जी थी हाफ डेल्टा एम इंटू V1 का स्क्वायर, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई, हाफ डेल्टा एम इंटू V2 का स्क्वायर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि बाकी सब तो कॉमन है, बस क्या हुआ, जिस पोर्शन की एनर्जी हाफ डेल्टा एम इंटू V1 स्क्वायर थी
उस पोर्शन की एनर्जी अब एक तरीके से कहने के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि कितनी हो गई, हाफ डेल्टा एम इंटू वी टू स्क्वायर, क्योंकि बाकी पोर्शन तो अभी भी एज इट इज ही है। क्लियर है ये बात? तो बच्चों वही बात देखिए यहां पर लिखी है कि डेल्टा के कितना आ जाएगा, हाफ डेल्टा एम वी टू स्क्वायर माइनस हाफ डेल्टा एम वी वन स्क्वायर। और डेल्टा एम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उस छोटे से मास को हम लोग लिख सकते हैं डेंसिटी इंटू उसका वॉल्यूम, जिसे हमने डेल्टा वी कहा है ना। तो डेल्टा एम बराबर क्या है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो लिखा है इन विच डेल्टा एम इज द मास ऑफ द फ्लूइड दैट एंटर्स एट द इनपुट एंड एंड लीव्स एट द आउटपुट एंड ड्यूरिंग अ स्मॉल टाइम इंटरवल डेल्टा टी। ठीक है, तो बच्चों अब तक हम लोगों ने बात करी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी की। अब हम लोग बात करेंगे वर्क डन ऑन द सिस्टम की। तो बेसिकली ये दो सोर्सेस से अराइज होता है, एक एक करके हम लोग देखेंगे ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले सोर्स की, जो कि है ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो जैसा कि हम लोगों ने अभी डायग्राम में देखा था, ऐसा फील हो रहा था कि लेफ्ट वाले डायग्राम में कुछ पोर्शन जो है वो उठ करके राइट वाले डायग्राम में ऊपर चला गया है ना। तो देखिए बच्चों, इस डायग्राम्स को देख करके हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन है ऐसा लग रहा है कि ये उठ करके, है ना, उठ करके कहाँ चला गया है, यहाँ चला गया है। इन दोनों पोर्शंस का मास जो है वो बिल्कुल क्या है, सेम है ना। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से ये बात हम लोग समझ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि अगर इस सेगमेंट का मास हम लोगों ने कितना कह दिया, डेल्टा एम कह दिया, तो डेल्टा एम के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है, डेल्टा एम के ऊपर फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ डेल्टा एम इंटू जी। लेकिन इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये एक्चुअली ऊपर की तरफ गया है। और कितना ऊपर गया है, तो पहले इस सेगमेंट की हाइट थी y1, बाद में इस सेगमेंट की हाइट हो गई एक तरीके से y2। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि आखिर इसके ऊपर वर्क कितना हुआ, तो डेल्टा एम जी फोर्स लगा नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट हुआ ऊपर की तरफ, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, y2 माइनस y1 मैग्नीट्यूड का। लेकिन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल है, क्योंकि फोर्स नीचे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने इस डायग्राम में ऊपर की तरफ दिखा दिया है। तो इस वजह से वर्क कितना होगा, माइनस डेल्टा एम जी मल्टीप्लाइड बाय y2 माइनस y1 के बराबर। ठीक है, तो देखिए बच्चों वही बात यहां पर मेंशन्ड है कि द वर्क WG डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, डेल्टा एम जी वेक्टर ऑन द फ्लूइड ऑफ मास डेल्टा एम ड्यूरिंग द वर्टिकल लिफ्ट ऑफ द मास फ्रॉम द इनपुट लेवल टू द आउटपुट लेवल, है ना। ऐसा ही तो फील हो रहा है कि डेल्टा एम मास जो है उसका वर्टिकल लिफ्ट हुआ है इनपुट से आउटपुट की तरफ। तो वर्क कितना हुआ, माइनस डेल्टा एम इंटू जी इंटू y2 माइनस y1। डेल्टा एम मास है, जी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो डेल्टा एम जी फोर्स हो गया, y2 माइनस y1 डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया, और माइनस साइन आया बिकॉज फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 180 डिग्री का एंगल है। अब डेल्टा एम बराबर क्या लिख सकते हैं, तो डेल्टा एम होता है ना, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो ये रही डेंसिटी रो और ये रहा वॉल्यूम डेल्टा वी। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि डब्ल्यू जी बराबर क्या आ गया, माइनस रो जी डेल्टा वी y2 माइनस y1। और ये वर्क नेगेटिव क्यों है, बिकॉज द अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड द डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स हैव ऑपोजिट डायरेक्शंस। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब तक हम लोगों ने बात करी वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब हम लोग बात करेंगे वर्क डन बाय द प्रेशर की। ठीक है, तो वर्क मस्ट ऑल्सो बी डन ऑन द सिस्टम दैट इज एट द इनपुट एंड टू पुश द एंटरिंग फ्लूइड इनटू द ट्यूब एंड बाय द सिस्टम एट द आउटर एंड टू पुश फॉरवर्ड द फ्लूइड दैट इज लोकेटेड अहेड ऑफ द इमर्जिंग फ्लूइड। तो आइए इस बात को अच्छे से समझते हैं। तो देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज जो हमारे को समझनी है कि ये जो ट्यूब है ये है बहुत लंबी, है ना। इधर भी लिक्विड है, इधर भी लिक्विड है। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि इधर भी लिक्विड है और इधर भी लिक्विड है, जिस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ का पोर्शन P1 है और यहाँ का पोर्शन P2 है। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि हमने सिस्टम जिसे माना था ना, हमने इसे सिस्टम माना है। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ये डेल्टा टी टाइम के बाद आपको दिख रहा है कि ये थोड़ा सा फॉरवर्ड शिफ्ट हुआ है। तो लेफ्ट साइड से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, लेफ्ट साइड से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो फोर्स लगा है ना, प्रेशर की वजह से जो फोर्स लगा है यहाँ पर, वो कितना है, वो P1 इंटू इस जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया जो कि लेटर से A1 है। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर लेफ्ट से राइट की तरफ एक फोर्स लगा है और वो कितना है, P1 इंटू A1 है। उसी तरीके से जो ऊपर जो
सेक्शन है ना, ये जो ऊपर जो सेगमेंट हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं ग्रीन वाला वॉल्यूम, तो ये एक्चुअली फील कर रहा है कितना फोर्स, P2 इंटू इस जगह का क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लेते हैं A2 है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि इस सेगमेंट पर है ना, इस पूरे के पूरे सेगमेंट पर जिसको हम लोगों ने सिस्टम कहा है, तो इस पर दो दो फोर्सेस और लग रहे हैं। एक तो P1 A1 है ना, यहाँ पर मैं P1 A1 कह दे रहा हूँ यहाँ पर, और इधर लग रहा है P2 A2। और हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये जो सेगमेंट है पूरा का पूरा, ये टुवर्ड्स राइट शिफ्ट हुआ है। जैसे कि जिस पर्पल वाले सेगमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, वो टुवर्ड्स राइट कितना शिफ्ट हुआ, तो वो शिफ्ट किया है V1 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी डिस्टेंस आगे। और जो ग्रीन वाला सेगमेंट है वो कितना आगे शिफ्ट किया है, तो वो शिफ्ट किया एक्चुअली V2 इंटू डेल्टा टू आगे की तरफ। तो हम लोग अगर पर्पल वाले सेगमेंट की बात करें, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है P1 इंटू A1, उसने तो पॉजिटिव वर्क डन करा सिस्टम पर। लेकिन जो ग्रीन वाले सेगमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं है ना, उस पर फोर्स लग रहा है P2 इंटू A2 लेफ्ट की तरफ, लेकिन वो तो किधर शिफ्ट करा, राइट की तरफ शिफ्ट करा। तो इस तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि इसका वर्क कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो वही चीज देखिए बच्चों यहां पर लिखी थी कि वर्क मस्ट ऑल्सो बी डन ऑन द सिस्टम एट द इनपुट एंड टू पुश द एंटरिंग फ्लूइड इनटू द ट्यूब, है ना। वो जो P1 इंटू A1 वाला फोर्स है वो इसे धक्का दे रहा है ताकि ये अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाए। और बाय द सिस्टम भी एक वर्क हो रहा है ना, क्योंकि हम लोग देख पा रहे हैं कि आउटपुट एंड में जो ग्रीन वाला वॉल्यूम है ना, उसके लिए है ना, उसके लिए एक्चुअली अगर जगह बनानी है, आइए मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूं। तो ये देखिए बच्चों डायग्राम में, ये जो ग्रीन वाला वॉल्यूम था ये पहले यहां पर था, अब ये खिसक करके यहां पर आ गया। तो इसने एक्चुअली जो यहां पर फ्लूइड थी उस पर क्या करा है, वर्क करा है ना, उसने इस पर धक्का लगाया है, जिस वजह से ये ग्रीन वाला वॉल्यूम जो है ये शिफ्ट होकर के यहां पर आ पाया। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि इधर वर्क इस सिस्टम ने करा है या फिर सिस्टम के ऊपर नेगेटिव वर्क हुआ है, बात एक ही है। तो बच्चों अब हम लोग यहां पर समझ पा रहे हैं कि एक वर्क जो है वो पॉजिटिव आएगा और एक वर्क यहां पर नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो अब अगर इन जनरल बात करें तो वर्क डन बाय अ फोर्स of magnitude F acting on a fluid sample contained in a tube of area capital A to move the fluid through a distance delta x, वो कितना हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यही वर्क होता है। अब अगर जनरल केस की बात करें तो फोर्स कितना हो जाएगा, प्रेशर इनटू एरिया, और मान लीजिए फ्लूइड डेल्टा एक्स आगे गई है, तो वर्क कितना हो गया, P इंटू ए इंटू डेल्टा एक्स। अब बच्चों अगर ए डेल्टा एक्स को क्लब कर देना तो ये क्या बन जाएगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू डेल्टा एक्स, दैट इज द स्मॉल वॉल्यूम, है ना, वो जो डेल्टा वी की बात हम लोग कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि पी डेल्टा वी जो है वो क्या आ गया, वर्क डन ऑन द फ्लूइड सैंपल आ गया। क्लियर है ये बात। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख पा रहे हैं, वर्क डन बाय द प्रेशर कितना आ गया, -P2 इंटू डेल्टा वी प्लस P1 इंटू डेल्टा वी, तो नेट वो इतना आ जा रहा है। तो अब अगर हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएंगे, है ना, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय ये जो प्रेशर हम लोगों ने लिखा वो क्या आना चाहिए, डेल्टा के बराबर आना चाहिए, है ना। तो अगर यहाँ पर हम लोग चीज़ों को पुट कर देंगे कुछ इस तरीके से और थोड़ा रीअरेंजमेंट कर देंगे, तो हम लोग देख सकते हैं कि हम लोगों के पास क्या आ जाएगा, बर्नौली इक्वेशन डिराइव होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों अब हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल को कंक्लूड कर सकते हैं बाय सेइंग दैट इट इज कंसिस्टेंट विद द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, फॉर अ स्टेडी फ्लो ऑफ एन आइडियल फ्लूइड फ्री ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एनर्जी, है ना। एक है काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू मोशन, हाफ रो वी स्क्वायर वाला टर्म वो बताता है। वर्क एसोसिएटेड विथ प्रेशर फोर्सेस, वो पी वाला टर्म बताता है। एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एलिवेशन, ये हमें कौन सा टर्म बताता है, रोजी एच वाला टर्म बताता है। इन अ स्टेडी फ्लूइड फ्लो वेयर नो एनर्जी इज एडेड और टेकन अवे, whatever work is done by one part of the fluid on another part makes its appearance as kinetic and potential energy, है ना, ये हम लोगों ने डेरिवेशन में भी देखा था। Then the sum of the 3 energy terms remains constant। अब देखिए बच्चों, if the elevation of the flowing fluid does not change, है ना, अगर एलिवेशन चेंज नहीं हो रहा है, मतलब रोजी वाई वाला टर्म जो है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो हम लोग सिंपली क्या बोल सकते हैं कि प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, कांस्टेंट होना चाहिए। तो उस केस में आप समझ सकते हैं कि अगर इंक्रीज इन स्पीड होगा ना, अगर स्पीड बढ़ेगी तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो वही यहाँ लिखा है कि इफ द एलिवेशन ऑफ द फ्लोइंग फ्लूइड डज नॉट चेंज देन एन इंक्रीज इन स्पीड सिंपली मीन्स अ डिक्रीज इन प्रेशर एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो वही देखिए यहाँ डायग्राम में इस चीज को बताया गया है कि इंटरनल प्रेशर इज ग्रेटर इन स्लोअर मूविंग वाटर इन द वाइड पार्ट ऑफ द पाइप as evidenced by the more squeezed air bubbles। अब देखिए एयर बबल्स अगर यहां पर है ना, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि उनका साइज कहां पर छोटा हो जाएगा, जहां पर वो ज्यादा प्रेशर फील कर पा रहे हैं। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जहां पर है ना, जहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्यादा है ना, उस जगह पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो इन एयर बबल्स का साइज है वो क्या है, वो छोटा है। इसका मतलब इन लोकेशंस पर है ना, इन लोकेशंस पर क्या हो रहा होगा, इन लोकेशंस पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि स्पीड जो है वो तो कम है लेकिन प्रेशर क्या है, ज्यादा है, जिस वजह से इनका साइज छोटा हो गया। और बाकी दूसरी जगह को अगर हम लोग एनालाइज करें तो जहां पर क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, कम है, वहां पर ऑब्वियस है कि स्पीड ज्यादा होगी। तो इस वजह से हम लोग देख पा रहे हैं कि प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, जिस वजह से जो एयर बबल्स है यहाँ पर उनका साइज क्या हो गया, बड़ा हो गया, है ना। कम प्रेशर रहेगा, कम प्रेशर एग्जर्ट होगा उन पे, तो उनका साइज ऑब्वियस है कि बड़ा रहेगा। तो वही चीज यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं एज एन एविडेंस। द बबल्स आर बिगर इन द नैरो पार्ट बिकॉज इंटरनल प्रेशर देयर इज लेस। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इस टॉपिक के ऊपर एक आसान सा सवाल देखते हैं ना। सवाल है, फिगर शोज अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब flowing steadily in a tube of varying cross section. The cross section at a point A is 1 centimeter square and that at B is 20 millimeters square. The points A and B are in the same horizontal plane. The speed of the liquid at A is 10 centimeter per second. Calculate the difference in pressures at A and B. तो देखिए बच्चों, यहां पर हम लोग स्ट्रेट अवे बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकते हैं। हम लोग यहां पर कह सकते हैं कि प्रेशर एट ए प्लस हाफ रो वी ए का स्क्वायर हैज टू बी इक्वल टू प्रेशर एट बी प्लस हाफ रो वी बी का स्क्वायर। यहां पर मैंने तीसरा टर्म नहीं इंट्रोड्यूस किया, उसका रीजन ये है कि यहां पर देखिए बोला गया है कि ए एंड बी आर इन द सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन, है ना, मतलब कि दोनों की जो हाइट है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, तो इसलिए उसकी जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पर हम लोग क्या देख सकते हैं, यहाँ पर क्या बोला गया था कि द क्रॉस सेक्शन एट पॉइंट ए वो हमें दे रखा है ना, क्रॉस सेक्शन दे रखा है, मतलब कि हमें लेटर से कि एरिया एट ए दे रखा है ना, और एरिया एट ए कितना है, वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इसी तरीके से क्रॉस सेक्शनल एरिया एट बी वो कितना दे रखा है, वो 20 मिलीमीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, और साथ ही साथ स्पीड एट ए भी दे रखा है ना, स्पीड एट ए जो है वो हमारे को दे रखा है वी ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पर कि एरिया और स्पीड अगर दे रखा है तो हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा करके, है ना, क्या निकाल सकते हैं, वीबी को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज करते हैं। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 मिलीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय वीबी। ठीक है, तो देखिए बच्चों, यहां से क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर अपॉन 20 मिलीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये 20 मिलीमीटर स्क्वायर है, तो ये बेसिकली 5 टाइम्स हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, है ना। ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास वीबी आ गया। ठीक है, तो देखिए बच्चों, अब हम लोग यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, पी ए माइनस पी बी निकल जाएगा, और वो कितना आ जाएगा, हाफ इंटू रो मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं वी बी स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, डेंसिटी 1200 kg पर मीटर क्यूब दे रखा है, तो यहाँ लिख देंगे हाफ इंटू 1200 kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय वीबी कितना है, वीबी है 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर माइनस वी ए कितना है, वो है 10, तो यहाँ पर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड का होल स्क्वायर। तो बच्चों, इसे सॉल्व करने पर आ जाएगा पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 144
किलो पास्कल के बराबर। और यही हो जाएगा बच्चों हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल देखते हैं ना। सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो हाइड्रोस्टैटिक्स का। आपको याद होगा बच्चों, हम लोगों ने एक इक्वेशन डिराइव करी थी कि अगर स्टैटिक फ्लूइड हो तो अगर दो पॉइंट h हाइट से सेपरेटेड होंगे तो हम लोगों ने कहा था कि प्रेशर डिफरेंस विल बी इक्वल टू रो जी एच। तो वो चीज यहां पर भी डिराइव करी जा सकती है यूजिंग बर्नौलीज प्रिंसिपल। देखिए, अगर स्पीड ऑफ द फ्लूइड जीरो है हर जगह तो वी अटेन द सिचुएशन ऑफ हाइड्रोस्टैटिक्स, है ना। V1 V2 को हम लोग जीरो पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, P1 प्लस रो जी एच वन इज इक्वल टू P2 प्लस रो जी एच टू। तो यहां से P1 माइनस P2 जो है वो स्ट्रेट अवे कितना आ जा रहा है, रो जी इंटू H2 माइनस H1, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर हाइट, है ना। तो यही चीज जो है हाइड्रोस्टैटिक्स से भी हम लोगों ने हासिल करी थी और यहाँ बर्नौलीज से भी वही चीज हम लोगों ने डिराइव कर ली। ठीक है, चलिए बच्चों, तो बर्नौलीज प्रिंसिपल का जो एक और है ना एप्लीकेशन है वो है स्पीड ऑफ एफ्लक्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, वी हैव अ लिक्विड जिसकी डेंसिटी रो है, इट इज फिल्ड इन अ टैंक ऑफ लार्ज क्रॉस सेक्शनल एरिया A1, है ना। ये आप एरिया देख पा रहे हैं, ये A1 है। ठीक है, देयर इज अ होल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 एट द बॉटम एंड द लिक्विड फ्लोज आउट ऑफ द टैंक थ्रू द होल, है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक होल है जिसके थ्रू लिक्विड जो है वो नीचे जा रही है। ठीक है, द सिचुएशन इज शोन इन फिगर और हमारे को क्या एज्यूम करना है कि जो A2 है वो क्या है, मच लेस है एज कंपेयर टू A1 के। ठीक है, तो देखिए बच्चों, जो बातें मैंने आपको अभी दिखाई उसको यहाँ पर हम लोग वीडियो में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर मैं यहाँ पर होल का साइज देखिए, है ना, होल का साइज इंक्रीज करता जा रहा हूँ तो यहाँ पर देखिए और फास्ट रेट से ये जो पानी है ये खत्म होता जा रहा है ना। यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं ना, मैं होल का साइज बड़ा करता जा रहा हूँ तो देखिए और फास्ट रेट से ये पानी खत्म हो रहा है। चलिए थोड़ा भर देते हैं इसे ना। अब मैं पानी भर दे रहा हूँ वापस इसमें। तो ये जो टैंक है ये एक्चुअली एक्सपोज टू एटमोसफेयर है ना, और जैसे ही मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ओपन कर रहा हूँ यहाँ पर, है ना, तो देखिए यहाँ पर पानी जो है वो नीचे भागना चालू कर दे रहा है ना। तो यहीं पर हम लोग अभी जिक्र करेंगे स्पीड ऑफ एफ्लक्स की, है ना, कि आखिर किस स्पीड से यहाँ पर पानी जो है वो नीचे गिर रहा है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, अब हम लोग स्पीड ऑफ एफ्लक्स निकालना चाह रहे हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि दोनों ही, है ना, दोनों ही लोकेशंस टॉप और बॉटम ये दोनों ही ओपन टू एटमॉस्फेयर है ना। तो इस वजह से हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि दोनों जगहों पर प्रेशर जो है वो क्या रहेगा, P0 रहेगा ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही रहेगा यहाँ पर। तो देखिए यहाँ क्या है, लेट V1 एंड V2 बी द स्पीड्स ऑफ द लिक्विड एट A1 एंड A2, है ना। और हमारा फोकस किस पे है, हमारा फोकस बच्चों V2 पे है ना, किस रेट से यहाँ पर, किस स्पीड से एक्चुअली यहाँ पर लिक्विड निकल रहा है ना। As both the cross sections are open to the atmosphere, the pressures there equals the atmospheric pressure P0. If the height of the free surface above the hole is h, है ना, ये हाइट हमें h दे रखी है बच्चों। ठीक है, तो बर्नौलीज इक्वेशन हम लोग यहाँ लगा सकते हैं ना, क्या लिख सकते हैं, P0 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो जी एच ऊपर वाले पॉइंट के लिए, वो किसके बराबर आ जाएगा, हमने नीचे वाले पोजिशंस को रेफरेंस लिया है ना। तो इस वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर P0 आएगा, हाफ रो V2 स्क्वायर आएगा, लेकिन रो जी एच में h की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बच्चों हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी भी लगा सकते हैं और यहाँ पर क्या लिख देंगे, A1 V1 हैज टू बी इक्वल टू A2 V2। क्लियर है ये बात। तो अब हम लोग अगर, है ना, हमें तो V2 चाहिए तो हम लोग V1 की वैल्यू को उठा करके, है ना, 1 में भर देते हैं। तो हमारे पास देखिए इक्वेशन कुछ ऐसी आ रही है और यहाँ से, है ना, हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि V2 स्क्वायर जो है ना, V2 स्क्वायर जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2GH अपॉन 1 माइनस A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। तो चलिए बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ना, यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, V2 इज इक्वल टू आ जाएगा, V2 का स्क्वायर इनफैक्ट आ जाएगा कितना, 2GH होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। और अगर हमें V2 चाहिए, है ना, V2 चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, बाहर क्या लगा देंगे, एक रूट लगा देंगे ना, ये हो जाएगा हमारे पास V2। अब हम लोगों को ये दिया हुआ था कि A2 जो है वो मच लेस देन A1 है। ठीक है, तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि A2 अपॉन A1 जो है ये क्या हो जाएगा, ये टेंडिंग टू 0 हो जाएगा, जिस वजह से V2 बराबर कितना आ जाएगा, रूट 2GH आ जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं दिया हो कि A2 इज नॉट मच लेस देन A1,
तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं बच्चों कि जो V2 है वो क्या आ रहा है, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 माइनस A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर। तो आपको याद होगा जो वीडियो मैंने आपको दिखाया था उसमें मैं जो A2 है उसको मैं लगातार क्या करता जा रहा था, A2 को मैं बड़ा करता जा रहा था। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि अगर मैं A2 को बड़ा करूंगा, है ना, तो जो डेनोमिनेटर है वो क्या होगा, वो और छोटा होगा। डेनोमिनेटर छोटा होगा तो V2 क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं कि अगर A2 बढ़ेगा तो V2 क्या होगा, वो ऑब्वियस है कि वो बढ़ेगा। क्लियर है ये बात। तो बच्चों अप्रोक्सीमेशन लेते हुए जो रिजल्ट आया है V2 इक्वल टू रूट 2gh, ये हमें कुछ याद दिला रहा है। ये हमें क्या याद दिला रहा है, आइए देखते हैं। द स्पीड ऑफ लिक्विड कमिंग आउट थ्रू अ होल एट अ डेप्थ h बिलो द फ्री सरफेस इज द सेम एज दैट ऑफ अ पार्टिकल फॉलन फ्रीली थ्रू द हाइट h। अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं किसी पार्टिकल को, है ना, तो जब वो h डिस्टेंस नीचे जाएगा तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती थी, रूट 2gh हो जाती थी, है ना, अंडर ग्रेविटी। This is known as Torricelli's theorem. The speed of the liquid coming out is called the speed of efflux. All right. चलिए बच्चों, तो let's have a look at this beautiful problem from Herodot. The question says a wide cylindrical vessel 50 centimeter in height is filled with water and rests on a table. Assuming the viscosity to be negligible, find at what height from the bottom of the vessel a small hole should be perforated for the water jet coming out of it to hit the surface of the table at the maximum distance L max from the vessel. Find L max. तो देखिए बच्चों, बेसिकली सवाल में ये कहा गया है कि एक वाइड सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट कितनी है, कैपिटल H की वैल्यू बेसिकली दे रखी है यहाँ पर 50 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज फिल्ड विथ वाटर एंड रेस्ट्स ऑन अ टेबल, है ना, ये एक टेबल पे रेस्ट कर रहा है। अब हमें विस्कोसिटी को नेग्लेक्ट करना है और यहाँ पर क्या बोला गया है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम, मतलब कि अगर ऊपर से हम लोग हाइट h कह रहे हैं तो बॉटम से हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस स्मॉल h, है ना। तो हमसे बोला गया है कि एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वेसल अ स्मॉल होल शुड बी परफोरेटेड फॉर द वाटर जेट कमिंग आउट ऑफ इट टू हिट द सर्फेस ऑफ द टेबल एट द मैक्सिमम डिस्टेंस। मतलब कि ये जो दूरी है जहां पर ये हिट कर रहा है ना, वो हम लोग क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम हो फ्रॉम द वेसल, ठीक है। और साथ ही साथ हमसे एल मैक्स भी पूछा गया है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, अब हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एल की मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो बेसिकली हमारे को क्या चाहिए, एल मैक्स चाहिए और साथ ही साथ क्या चाहिए, वाई चाहिए, है ना। एल मैक्स और वाई ये हमारे को निकालने हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों, एक चीज हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर आप कहीं पर भी होल करेंगे तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि ये जो वाटर है ये जब बाहर निकलेगा तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चों, एक हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल की तरह, है ना, क्योंकि इसके पास शुरुआत में कैसी वेलोसिटी होगी, टुवर्ड्स राइट एक वेलोसिटी होगी। क्लियर है ये बात। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के कॉन्सेप्ट यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो रेंज है ना, वो L इज इक्वल टू कितना लिख देंगे, तो जिस स्पीड से ये निकला, है ना, तो वो तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, उसमें तो कोई भी चेंज नहीं आएगा क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो तो नीचे की तरफ है ना। तो इसलिए जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो L को हम लोग क्या लिख सकते हैं, V मल्टीप्लाइड बाय टाइम ऑफ फ्लाइट लिख सकते हैं। तो देखिए बच्चों, V हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर V तो हम लोग टॉरिसेलीज थ्योरम से निकाल सकते हैं और यहाँ पर कह सकते हैं कि वो कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 2g इंटू जो इसके ऊपर की हाइट है ना, जो होल है उसके ऊपर की हाइट कितनी है, स्मॉल h है, या फिर आप उसे और क्या बोल सकते हैं, कैपिटल H माइनस स्मॉल y के बराबर। अब हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है इसका, तो हम लोग प्रोजेक्टाइल का जो कॉन्सेप्ट है वो यूज करेंगे। हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ से जो लिक्विड निकल रही है तो उसके पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी v तो है, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में ये इसके पास कोई भी स्पीड नहीं है ना, तो ये एक तरीके से नीचे फॉल कर रहा है एज इफ कि इसे ड्रॉप करा गया इस पर्टिकुलर y हाइट से। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि इसको नीचे गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो हम लोग ये कह सकते हैं इस तरीके से कि मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को अगर पॉजिटिव कहूँ तो y इज इक्वल टू कितना लिख सकता हूँ मैं, हाफ जी टी स्क्वायर। तो यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट देखिए कितना आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 2y अपॉन जी। तो टाइम ऑफ फ्लाइट हम लोग लिख सकते हैं अंडर द रूट ऑफ 2y अपॉन जी के बराबर, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास L इज इक्वल टू आ गया, है ना। यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग दो चीजों का प्रोडक्ट है, एक तो है अंडर द रूट ऑफ
ट्वाइस ऑफ जी इंटू एच माइनस वाई, और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ 2y अपॉन जी के बराबर। इसको देखिए मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूंगा ना, यहां पर मैं l बराबर क्या लिख सकता हूं, अंडर द रूट ऑफ, सब कुछ को मैं रूट के अंदर ले जाता हूं तो ये कितना बन जाएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय रूट जी, से रूट जी तो कैंसिल आउट हो गया, तो ये बन गया अंडर द रूट ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाय एच माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय वाई के बराबर। क्लियर है ये बात? तो बच्चों यहां पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि ये जो L है ये मैक्सिमम तब होगा जब ये जो प्रोडक्ट है h माइनस वाई और y का, है ना, ये जब मैक्सिमाइज होगा, है ना, इसे हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, तभी ये जो L है वो क्या होगा, मैक्सिमम हो पाएगा। तो लेट मी से कि मैं y यहां पर जो है मैं h माइनस वाई, है ना, h माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय y, इसे मैं कुछ फंक्शन कॉल कर देता हूं, ठीक है। तो बच्चों लेट मी नेम दिस फंक्शन f, है ना, तो हमें f की क्या चाहिए, हमें f की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, df अपॉन dy, है ना, इसे मैं जीरो करना चाहूंगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए h माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाय y का डिफरेंशिएशन 1 प्लस इस बार y को एज इट इज रख देंगे और h माइनस वाई का डिफरेंशिएशन माइनस 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, h माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, h अपॉन 2 आ गई, ठीक है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, इससे बच्चों हमें ये सीखने को मिल रहा है कि जो होल करना है ना, जो होल हमें करना है इस सिलेंडर में, तो ये कहां पर करना है, एग्जैक्टली h/2 पर करना है ना, मतलब ये वाला पॉइंट कहां पर होना चाहिए, बिल्कुल मिड पॉइंट पर होना चाहिए। यहां पर अगर होल करेंगे तो जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी, ठीक है। एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूं बच्चों कि यहां पर जैसे हम लोगों ने देखा था कि हमें h माइनस वाई इंटू वाई, है ना, इसे मैक्सिमाइज करना है, तो हम लोग डायरेक्टली ये भी कह सकते थे कि जस्ट बिकॉज कि इन दोनों का सम जो है h माइनस वाई प्लस वाई, ये क्या आ रहा है, ये एक कांस्टेंट है ना, तो एक कांस्टेंट को अगर हमें दो पार्ट्स में तोड़ना है सच दैट कि एक h माइनस वाई है और एक y है ना, और इनके प्रोडक्ट को हमें क्या करना था, मैक्सिमम करना था, तो हम लोग डायरेक्टली भी ये कह सकते हैं कि किसी भी टर्म को अगर दो पार्ट्स में तोड़ना है सच दैट इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम आए, तो उसे तोड़ना होता है इन इक्वल पार्ट्स। क्लियर है ये बात? तो इस वजह से भी हम लोग समझ पा रहे हैं कि h माइनस वाई शुड बी इक्वल टू y एंड बोथ ऑफ देम शुड बी इक्वल टू h/2, ठीक है। तो बच्चों अब तक हम लोगों ने y की वैल्यू तो निकाल ली, अब हमें l की मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी थी, तो l विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 4 टाइम्स h/2 इंटू h/2, तो यहां पर मैं देखिए l मैक्स क्या बोल दूंगा, L max will be equal to under the root of 4 times h/2 into h/2, तो ये स्ट्रेट अवे कितना आ जा रहा है, 2 इंटू h/2 आ जा रहा है, जो कि कितने के बराबर हो जाएगा, h के बराबर हो जाएगा। तो यहां से हम लोगों ने क्या हासिल कर लिया कि L max is equal to h एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। क्लियर है बच्चों? तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑलराइट, चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम हेरोडोव। द क्वेश्चन सेज a cylindrical vessel of height small h and base area capital S is filled with water. An orifice of area small s much less than capital S is opened in the bottom of the vessel. Neglecting the viscosity of water, determine how soon all the water will pour out of the vessel. तो देखिए बच्चों सवाल में बेसिकली क्या दिया है, सवाल में दिया है कि एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसकी हाइट कितनी है, स्मॉल h है ना, और इसका बेस एरिया जो है वो हमारे को दे रखा है कैपिटल S, और दिया हुआ है कि ये वाटर से फिल्ड है। अब एक ओरिफिस है जिसका एरिया क्या है, जिसका एरिया स्मॉल s है, जो कि कैपिटल S के कंपैरिजन में काफी छोटा है ना। अब हमसे बोला गया है कि कितने देर में ये पूरा का पूरा वेसल खाली हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से पानी जो यहाँ से अगर लीक होता रहेगा तो एक टाइम तो आएगा ना ऐसा जब ये पूरा का पूरा वेसल क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो हमसे यही टाइम पूछा है कि कितने देर में ऐसा होगा। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों सवाल को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले तो मैं इसे पानी से भर देता हूं ना। अब देखिए, अब मैं क्या कहने वाला हूं कि मान लीजिए किसी टाइम पर, है ना, किसी टाइम पर जो है लेट अस से कि ऐसी सिचुएशन है ना, मतलब कि अभी फिलहाल y हाइट तक, है ना, y हाइट तक जो है ये वाटर है। तो अब जो है अगले dt टाइम में क्या होगा, अगले dt टाइम में हम लोग समझ पा रहे हैं कि थोड़ा सा पानी और यहां से खाली हो जाएगा, है ना। तो बच्चों जैसा मैंने आपको दिखाया था इस समय जो है ना हाइट है वो कितनी है, y है, और जैसा मैंने आपको बताया भी था कि अगले dt टाइम में क्या होगा, थोड़ा और लेवल इसका कम होने वाला है। क्लियर है? तो इस मोमेंट पर जब इसकी हाइट कितनी थी, y थी,
तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स है ना, वो कितना हो चुका होगा, वो हो चुका होगा अंडर द रूट ऑफ 2GY, है ना। टॉरिसेलिस थ्योरम का अगर मैं इस्तेमाल करूं तो मैं यहाँ पर v को कितना लिख सकता हूँ, अंडर रूट 2GY। और वो इस वजह से क्योंकि यहाँ पर हमारे को एजम्पशन लेने को कहा गया है कि जो स्मॉल एस है वो क्या है, मच मच लेस देन कैपिटल एस है। क्लियर है ये बात। तो यहाँ पर देखिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर अगर हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो प्रोडक्ट है एरिया इंटू वेलोसिटी का वो क्या होना चाहिए, वो बेसिकली कांस्टेंट होना चाहिए। तो इस वजह से देखिए हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि s मल्टीप्लाइड बाय, है ना, स्मॉल एस मल्टीप्लाइड बाय v शुड बी इक्वल टू कैपिटल S मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल V। कैपिटल V मैं किसे कह रहा हूँ, ये है ना, आखिर जो लेयर है फ्लूइड की वो जिस रेट से नीचे आ रही है इस मोमेंट पर, उसे मैं क्या कह रहा हूँ, कैपिटल V कह रहा हूँ। ऑलराइट, तो यहां से देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास कैपिटल V देखिए कितना आ जा रहा है, वो आ जा रहा है स्मॉल एस अपॉन कैपिटल S मल्टीप्लाइड बाय V, और V कितना है, वो तो है अंडर द रूट ऑफ 2GY के बराबर। ठीक है, अब देखिए बच्चों ये जो कैपिटल V है उसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल V को हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ dy अपॉन dt, क्योंकि यही कैपिटल V डिसाइड कर रहा है कि जो y है वो किस रेट से कम हो रहा है ना। तो माइनस dy बाई dt इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पर, तो माइनस dy बाई dt विल बी इक्वल टू स्मॉल एस अपॉन कैपिटल S मल्टीप्लाइड बाय अंडर द रूट ऑफ 2GY के बराबर। ठीक है, और हम लोग ये समझ पा रहे हैं बच्चों कि शुरुआत में, है ना, शुरुआत में जो y की वैल्यू थी वो कितनी थी, वो स्मॉल h थी, और एंड में जब ये पूरा खाली हो जाएगा ना तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जानी चाहिए 0। तो हमें वो टाइम निकालना है जब y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहाँ पर थोड़ा रीअरेंजमेंट कर लेते हैं ना। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस ऑफ dy अपॉन रूट y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल s अपॉन कैपिटल S अंडर द रूट ऑफ 2g, और इधर आ जाएगा dt। तो अब अगर हम लोग इंटीग्रेट करें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, t इक्वल टू 0 पर y की वैल्यू थी स्मॉल h, और हम लोग निकालना चाहते हैं वो कैपिटल T टाइम जब क्या हो जाए, y की वैल्यू कितनी हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, तो देखिए बच्चों अगर हम लोग इसे इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये है बेसिकली पहला वाला टर्म y की पावर माइनस हाफ, तो यहाँ पर माइनस ऑलरेडी बाहर है, तो y की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1। ठीक है, माइनस ऑलरेडी बाहर था। ठीक है, अब हमें यहाँ पर लिमिट पुट करनी होगी कहाँ से कहाँ तक, h से लेकर के 0 तक, और ये किसके बराबर आ जाएगा, स्मॉल एस अपॉन कैपिटल S अंडर द रूट ऑफ 2g, और यहाँ पर dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, और लिमिट पुट करेंगे तो ये सिंपली कैपिटल T आ जाएगा, है ना। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारे पास कैपिटल T कितना आ जा रहा है, तो ये आ जा रहा है s अपॉन स्मॉल s, फिर डिनोमिनेटर में रूट 2g भी आ जा रहा है, और यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, y की पावर 1 माइनस हाफ इज हाफ, मतलब ये रूट y हो गया, है ना। तो यहाँ पर रूट y हो गया, तो यहाँ पर मैं रूट h लिख दूंगा क्योंकि जब लिमिट पुट करूंगा तो यही आ जाएगा, और 1 माइनस हाफ ये हाफ बन जाएगा, तो 2 ऊपर आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 भी आ जाएगा ना। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, टाइम इज इक्वल टू, ये बन जाएगा रूट 2 और ऊपर 2, तो ये रूट 2 बच जाएगा ना। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल S अपॉन स्मॉल s अंडर द रूट ऑफ 2h अपॉन g के बराबर। तो इतने देर बाद हम लोग समझ पा रहे हैं बच्चों कि ये जो सिलेंडर है इसमें से पानी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, एंड आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए बच्चों, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस ब्यूटीफुल प्रॉब्लम फ्रॉम हेरोडो। द क्वेश्चन सेज, ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ वाइड वर्टिकल वेसल filled with water, two identical holes are opened, each having the cross-sectional area capital S equal to 0.5 centimeters square. The height difference between them is equal to delta H equal to 51 centimeter. Find the resultant force of reaction of the water flowing out of the vessel. तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि बेसिकली हमारे पास एक वाइड वर्टिकल वेसल है, और उसके ऑपोजिट साइड्स पे जो है देयर आर टू आइडेंटिकल होल्स, दोनों ओपन है, और उनका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी क्या है, सेम है, कैपिटल S है। और यहाँ पर जो हाइट डिफरेंस है ना, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि हाइट डिफरेंस किस तरीके से है। यहाँ पर ये जो हाइट डिफरेंस है इन दोनों होल्स के बीच में ना, वो एक्चुअली हमारे को दे रखा है, वो कितना है, वो एक्चुअली डेल्टा H दे रखा है। तो यहाँ पर बोला है कि वी नीड टू फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ रिएक्शन ऑफ द वाटर
फ्लोइंग आउट ऑफ द वेसल। तो देखिए बच्चों, एक चीज हम लोग समझ पा रहे हैं कि अगर जिस तरीके से अगर एक गन से हम लोग बुलेट को फायर करते हैं, तो गन जो है वो बुलेट को आगे धक्का देता है, जिस वजह से बुलेट है ना इतने फास्ट स्पीड में निकलता है। तो बदले में जो बुलेट है वो भी तो गन के ऊपर पीछे की तरफ एक फोर्स लगाता है, जिस वजह से गन जो है वो रिकॉइल करता है। तो वैसा ही कुछ यहाँ पर भी हम लोग समझ पा रहे हैं ना। अगर पानी राइट की तरफ निकल रहा है तो वो वेसल पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगाएगा, और अगर पानी लेफ्ट की तरफ निकल रहा है तो वो वेसल पे राइट की तरफ फोर्स लगाएगा। क्लियर है ये बात? तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि ज्यादा स्पीड कहाँ पर होगी। जैसे ऊपर जो स्पीड है उसको मैं v1 कह दे रहा हूँ, और नीचे जो स्पीड है उसे मैं v2 कह दे रहा हूँ। तो ऑब्वियस है कि v2 जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि इसके ऊपर ज्यादा पानी है ना, ज्यादा हाइट तक पानी है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि ओवरऑल जो नेट फोर्स लगना है ना, इस वेसल के ऊपर वो किस तरफ लगेगा, बिकॉज ऑफ द डाउनवर्ड होल, जो बॉटम वाला होल है उसकी वजह से जो फोर्स आएगा वो ज्यादा आएगा, और वो फोर्स किधर आएगा, टुवर्ड्स राइट आएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर मैंने एज्यूम किया है कि जो है ना, जो राइट वाला जो होल है वो h1 हाइट नीचे है वाटर के लेवल से इस समय, और जो नीचे वाला होल है जो कि लेफ्ट साइड में है वो h2 हाइट नीचे है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द वाटर। ठीक है, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, v1 विल बी इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 2gh1, और v2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा अंडर द रूट ऑफ 2gh2 बाय टॉरिसेलीज थ्योरम। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, हम लोग ये निकाल सकते हैं कि आखिर ये जो फोर्स है ना, ये फोर्स कितना फील कर रहा होगा वेसल बिकॉज ऑफ दिस v1 एंड v2, वो हम लोग अब निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो बच्चों इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम लोग पहले एक सिंपल केस लेते हैं जिसमें एक वेसल है ना, जिसमें होल है और होल के ऊपर h हाइट तक फ्लूइड और है। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कितने स्पीड से यहाँ पर वाटर निकलेगा, तो ये निकलेगा v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2gh स्पीड से। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बच्चों f क्या होता है, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना, मतलब पर सेकेंड कितना मोमेंटम में चेंज आ रहा है। तो अगर हम लोग ये निकाल लें कि फ्लूइड का पर सेकेंड मोमेंटम में कितना चेंज आ रहा है, तो वो क्या आ जाएगा, वो एक तरीके से आ जाएगा फोर्स जो कि फ्लूइड पे लग रहा है, और उतना ही फोर्स न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से जो फ्लूइड है वो वेसल पे लगाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये निकालना चाह रहा हूँ कि किस रेट से मोमेंटम चेंज हो रहा है जिस फ्लूइड को हम लोग देख रहे हैं कि जो बाहर निकल रहा है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि मोमेंटम में है ना, यहाँ पर मास और वेलोसिटी दो टर्म्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर स्पीड तो सेम है हमेशा, है ना। तो स्पीड हम लोग क्या लिख देंगे, अंडर द रूट ऑफ 2gh, और बस हमें क्या निकालना होगा, dm बाई dt, कि किस रेट से है ना यहाँ पर जो लिक्विड है वो बाहर आ रहा है ना, कितना मास पर यूनिट टाइम में बाहर आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि v का मतलब क्या होता है, v का मतलब होता है कितना ही आगे जा रहा है पर सेकेंड, है ना। तो इसका मतलब यूनिट टाइम में हम लोग समझ पा रहे हैं कि अंडर रूट 2gh है ना, अंडर रूट 2gh लेंथ की जो फ्लूइड है ना वो एक्चुअली बाहर निकल रही है यहाँ से। ठीक है, अगर ग्रेविटी ना होता है ना, अगर ग्रेविटी नहीं होता मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो फ्लूइड, यहाँ पर एक सिलेंड्रिकल वॉल्यूम हमारे को मिलता, उसकी लेंथ कितनी हो जाती, उसकी लेंथ हो जाती अंडर द रूट ऑफ 2gh। ठीक है, तो इस अंडर रूट 2gh लेंथ के फ्लूइड के सिलेंड्रिकल वॉल्यूम का हमें मास निकालना है ना, यही तो हमारा एक तरीके से dm बाई dt बन जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग f इज इक्वल टू क्या लिख देंगे बच्चों, अंडर द रूट ऑफ 2gh, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर देखिए dm बाई dt हमें चाहिए, मतलब इसका मास चाहिए क्योंकि ये पर सेकेंड में निकला हुआ मास है। तो ये कितना हो जाएगा, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कितना हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा लेंथ अंडर रूट 2gh मल्टीप्लाइड बाय एरिया, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो इसका एरिया मान लेते हैं कि a है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, देखिए यहाँ से हमारे पास आ गया रो a इंटू रूट 2gh इंटू रूट 2gh। तो ये बेसिकली क्या है, ये v है ना, तो ये रो a v स्क्वायर आ गया। तो एक बहुत ही हैंडी फॉर्मूला है जो आप हमेशा याद रख सकते हैं, F इज इक्वल टू रो a v स्क्वायर। तो इतना ही फोर्स जो है ना, अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि किस पर लग रहा है, वेसल पर लग रहा है, बिकॉज ऑफ द फ्लूइड जो कि बाहर निकल रहा है फ्रॉम द होल। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग समझ पा रहे हैं कि
जो होल ऊपर है ना, राइट साइड में ऊपर की तरफ है, तो उसकी वजह से फोर्स कितना लगेगा वेसल पे, लेफ्ट की तरफ लगेगा, और वो कितना हो जाएगा, F1 विल बी इक्वल टू रो इंटू एरिया जो है वो हमारे को कितना दे रखा है बच्चों, S दे रखा है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, रो S इंटू V1 का स्क्वायर। और इसी तरीके से F2 जो कि जो नीचे वाला होल है जो लेफ्ट की तरफ है ना, उसकी वजह से राइट की तरफ फोर्स कितना लगेगा, F2 विल बी इक्वल टू रो S इंटू V2 का स्क्वायर। तो नेट फोर्स हम लोग समझ पा रहे हैं कि F2 माइनस F1 हो जाएगा, दैट इज टूवर्ड्स राइट। तो हम लोग यहाँ पर F नेट कितना लिख देंगे, तो वो लिख देंगे F2 माइनस F1, दैट विल बी इक्वल टू रो इंटू S इंटू V2 का स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। तो बच्चों बस अब हमें एक आखिरी काम करना है, यहाँ से V1 और V2 है ना, यहाँ पर हमें पुट कर देना है। ठीक है, तो चलिए पुट कर देते हैं। तो यहाँ से देखिए हमारे पास F नेट कितना आ जाएगा, F नेट विल बी इक्वल टू रो इंटू S मल्टीप्लाइड बाय V2 स्क्वायर हो जाएगा 2GH2 माइनस V1 स्क्वायर हो जाएगा 2GH1। क्लियर है। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, F नेट विल बी इक्वल टू 2 रो S इंटू G मल्टीप्लाइड बाय H2 माइनस H1, और H2 माइनस H1 जो है हमारे को सवाल में दे रखा है डेल्टा H के बराबर। तो हमारा जो फाइनल आंसर है F नेट वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 2 रो S G डेल्टा H, है ना। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। तो आई होप बच्चों कि आपको ये सॉल्यूशन जो है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज द नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल, वो है वेंचुरी ट्यूब। अ वेंचुरी मीटर इज यूज्ड टू मेजर द फ्लो स्पीड, है ना, फ्लो स्पीड ऑफ अ फ्लूइड इन अ पाइप। तो किसी भी पाइप में हम लोग वेंचुरी मीटर को अटैच कर देते हैं, और उसकी मदद से हम लोग क्या निकाल लेते हैं कि किस स्पीड से, है ना, उसके अंदर जो फ्लूइड है वो फ्लो कर रहा है। द मीटर इज कनेक्टेड बिटवीन टू सेक्शंस ऑफ द पाइप। आइए डायग्राम में देखते हैं। तो ये देखिए बच्चों डायग्राम, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये पाइप है, और उसके बीच में हम लोगों ने ये वेंचुरी मीटर को अटैच कर दिया है ना। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि किस स्पीड से यहाँ पर, है ना, किस स्पीड से इसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है, वो हम लोग मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चों ऑब्वियस है कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है ऑफ द एंट्रेंस एंड द एग्जिट, वो मैच करना चाहिए किसके साथ, वो मैच करना चाहिए पाइप्स क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ, है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि तभी वो अच्छे से फिट हो पाएगा। ठीक है, तो मीटर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है एंट्रेंस और एग्जिट पे, वो किसके साथ मैच करना चाहिए, पाइप के क्रॉस सेक्शनल एरिया से। ठीक है, बिटवीन द एंट्रेंस एंड एग्जिट द फ्लूइड फ्लोज फ्रॉम द पाइप विद स्पीड v, है ना, एंड देन थ्रू अ नैरो थ्रोट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया स्मॉल a विद स्पीड v, है ना। तो ये तो वेंचुरी मीटर की खासियत होती है, उसका शेप ऐसा होता है कि बीच में आपने एक जगह देखा होगा जहां पर हम लोग कह सकते हैं कि वहां पर एक नैरो थ्रोट जैसा बन रहा है, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा कम है, और वो कितना है, स्मॉल ए है, और वहां पर मान लेते हैं कि स्पीड कितनी हो गई, v हो गई। ठीक है, तो ये देखिए बच्चों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है बीच में कैसा कर दिया गया है, वेंचुरी मीटर में छोटा कर दिया गया है, स्मॉल ए कर दिया गया है, और यहाँ पर स्पीड कैसी हो गई, स्मॉल v हो गई, है ना। पहले कैपिटल V थी, अब कितनी हो गई, स्मॉल v हो गई। और पहले क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना था, वो कैपिटल A था, और अब कितना हो गया यहाँ पर, पॉइंट नंबर 2 पर स्मॉल a हो गया है। ऑलराइट, अ मैनोमीटर, है ना, जैसा कि हम लोगों ने अभी डायग्राम में देखा भी, एक मैनोमीटर भी अटैच्ड है। अ मैनोमीटर कनेक्ट्स द वाइडर पोर्शन ऑफ द मीटर टू द नैरोवर पोर्शन। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पर मैनोमीटर में हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इसका जो एक है ना, एक एंड है वो किससे अटैच्ड है, वाइडर सेक्शन से, और जो दूसरा एंड है वो किससे अटैच्ड है, नैरोवर सेक्शन से। ठीक है, द चेंज इन द फ्लूइड स्पीड इज accompanied by a change delta p in the fluid's pressure which causes a height difference h of the liquid in the two arms of the manometer। ये हम लोग बर्नौली से समझ सकते हैं ना, कि अगर सेम हॉरिजॉन्टल प्लेन पे सारी चीजें हो रही है ना, तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर, है ना, अगर स्पीड बढ़ेगी तो ऑब्वियस है कि प्रेशर क्या हो जाएगा, प्रेशर को कम होना पड़ेगा, है ना। हियर डेल्टा पी मीन्स प्रेशर इन द थ्रोट माइनस प्रेशर इन द पाइप। तो इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, ये जो डेल्टा पी है वो बेसिकली क्या है, वो चेंज इन प्रेशर है। क्लियर है ना ये बात। बाय अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एंड द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी टू पॉइंट्स 1 and 2 हमारे को क्या मिल जाएगा, हमारे को जो चाहिए था ना, कैपिटल भी चाहिए था बच्चों, ये याद रखिएगा।
वो हमें मिल जाएगा 2a² डेल्टा पी अपॉन रो a² माइनस कैपिटल A²। तो ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि आप इसे याद रखिए, आप बस ये याद रखिए कि यहाँ पर क्या लगाना है, हमारे को बर्नौलीज इक्वेशन लगानी है और साथ ही साथ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगानी है 2 पॉइंट्स 1 एंड 2। तो चलिए बच्चों, मैं एक बार आपको ये इक्वेशन डिराइव करके खुद से दिखा देता हूँ, है ना। जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, हम लोग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी लगा सकते हैं और बर्नौलीज प्रिंसिपल लगा सकते हैं। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी हम लोग क्या लिख सकते हैं, कैपिटल A इंटू कैपिटल B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्मॉल a इंटू स्मॉल b के बराबर। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन आ गई यूजिंग इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, है ना। ये हमें याद रहे कि हमें क्या चाहिए, कैपिटल V चाहिए ना। तो अब हम लोग यूजिंग बर्नौली क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं P1 प्लस हाफ रो। यहाँ पर रो क्या है, रो है यहाँ पर उस लिक्विड का डेंसिटी, उस लिक्विड की डेंसिटी जो कि इस पाइप में फ्लो कर रही है। तो हाफ इंटू रो इंटू कैपिटल V का स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइट वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि 1 और 2 दोनों सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पर माने जा सकते हैं। सो दिस शुड बी इक्वल टू P2 प्लस हाफ इंटू रो इंटू स्मॉल b का स्क्वायर। क्लियर है ये बात। तो अब हम लोग समझ सकते हैं कि बच्चों जहां पर स्पीड ज्यादा है, जैसे कि हम लोग साफ देख पा रहे हैं कि स्पीड कहां पर ज्यादा है, स्पीड जो है वो स्मॉल a मतलब कि पॉइंट नंबर 2 पर ज्यादा है। तो यहाँ पर प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर प्रेशर जो है वो कम होगा, और वो यहाँ पर दिख भी रहा है क्योंकि मैनोमीटर में जो लिक्विड भरी है, लेट अस से इस मैनोमीटर में जो लिक्विड भरी है उसकी डेंसिटी रो डैश है। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि जो 1 पॉइंट है ना, उस जगह पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जो लिक्विड है वो ज्यादा पुश की जा रही है एज कंपेयर टू 2 पॉइंट पर। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि यहाँ पर इसे ज्यादा पुश क्यों मिला, ये ज्यादा नीचे क्यों हो गया, क्योंकि पॉइंट 1 पे प्रेशर क्या है, ज्यादा है एज कंपेयर टू पॉइंट 2। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं कि P1 माइनस P2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो डैश इंटू G इंटू H हो जाएगा, जैसा कि डायग्राम में दे रखा है ना। और हमारे को सवाल में एक्चुअली जो हम लोगों ने अभी भी पढ़ाई करी उसमें हमारे को क्या दे रखा था, P2 माइनस P1 दे रखा था डेल्टा P। तो हम लोग P1 माइनस P2 को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा P विथ अ नेगेटिव साइन। तो यहां पर बच्चों आप देख सकते हैं कि यहां पर डेल्टा P क्या था, डेल्टा P मींस प्रेशर इन द थ्रोट माइनस प्रेशर इन द पाइप। तो थ्रोट का जो प्रेशर है, थ्रोट का जो प्रेशर है वो कितना है, वो तो P2 है ना। तो एक तरीके से हम लोग देख पा रहे हैं कि P2 माइनस P1 हमें दे रखा था डेल्टा P, इस वजह से मैंने यहाँ पर P1 माइनस P2 को क्या लिख दिया बच्चों, माइनस ऑफ डेल्टा P लिख दिया है। ठीक है, तो देखिए बच्चों इन तीन इक्वेशंस की मदद से हम लोग क्या निकालने वाले हैं, हम लोग कैपिटल V निकालने वाले हैं, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P2 माइनस P1 डेल्टा P है, तो हम लोग लिख सकते हैं डेल्टा P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हाफ इंटू रो इंटू कैपिटल V का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू रो इंटू स्मॉल v का स्क्वायर। अब हम लोगों को स्मॉल v नहीं चाहिए, हमें कैपिटल V चाहिए। तो स्मॉल v को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल V अपॉन स्मॉल a, है ना। तो यहाँ पर मैं वही लिख दूंगा, डेल्टा P इज इक्वल टू हो जाएगा हाफ इंटू रो इंटू कैपिटल V का स्क्वायर माइनस हाफ इंटू रो इंटू स्मॉल v को क्या लिख दें हम लोग, स्मॉल v को लिख देंगे कैपिटल A, लिख देते हैं यहाँ पर कैपिटल A कैपिटल V अपॉन स्मॉल a का यहाँ पर हम होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा v स्क्वायर तो कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा हाफ इंटू रो, है ना। हाफ इंटू रो जो है वो इधर आ गया माइनस हाफ इंटू रो इंटू ए स्क्वायर माइनस स्मॉल ए स्क्वायर। क्लियर है, ये किसके बराबर आ जाएगा, डेल्टा P के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसे फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो v स्क्वायर देखिए हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 2 डेल्टा P अपॉन रो, है ना। ये तो पहले तो कॉमन हमने ले लिया, फिर यहाँ पर एलसीएम का a स्क्वायर कॉमन इधर आ जाएगा और अंदर क्या बच जाएगा स्मॉल a स्क्वायर माइनस कैपिटल A स्क्वायर, है ना। और अगर v चाहिए तो बस हमें रूट लगा देना होगा यहाँ पर, है ना। तो ये देखिए हम लोगों ने रूट भी लगा दिया। तो इस तरीके से बच्चों हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि कैपिटल V जो है वो हमारे पास आ गया अंडर द रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ डेल्टा P स्मॉल a स्क्वायर अपॉन रो स्मॉल a स्क्वायर माइनस कैपिटल A स्क्वायर। और हमें देखिए, है ना, हमें देखिए यहाँ पर यही चीज दी गई थी, है ना, जो हमने प्रूफ करके भी देख लिया खुद से। क्लियर है ये बात। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है बर्नौलीज प्रिंसिपल का वो है एस्पिरेटर पंप। तो देखिए क्या होता है यहाँ पर, है ना। यहाँ पर हम लोग जैसा कि डायग्राम में देख पा रहे हैं कि व्हेन अ फ्लूइड पासेस थ्रू अ रीजन एट अ लार्ज स्पीड, है ना,
द प्रेशर देयर डिक्रीजेस, है ना, ऑब्वियस सी बात है कि स्पीड बढ़ेगा, है ना, तो प्रेशर घटेगा। दिस फैक्ट फाइंड्स अ नंबर ऑफ यूजफुल एप्लीकेशंस, जैसे कि इन एन एस्पिरेटर पंप अ बैरल ए, है ना, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ये बैरल ए है, टर्मिनेट्स इन अ स्मॉल कंस्ट्रक्शन बी, यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि एक स्मॉल कंस्ट्रक्शन है बी। अ नैरो ट्यूब सी कनेक्ट्स द कंस्ट्रक्शन टू अ वेसल कंटेनिंग द लिक्विड टू बी स्प्रेड। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये एक वेसल से कनेक्टेड है थ्रू अ कंस्ट्रक्शन सी, है ना। तो होता क्या है कि हम लोग चाहते हैं कि ना यहाँ जो सी है ना, ये जो हमारे पास दिख रहा है, ये जो वेसल है जो कि बी को सी से कनेक्ट किया जा रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस वेसल में जो लिक्विड है उसे हम लोग क्या चाहते हैं कि वो स्प्रे हो, ठीक है। तो क्या करते हैं यहाँ पर वो देखिए, द एयर इन द बैरल इज पुश्ड बाय द ऑपरेटर थ्रू अ पिस्टन। ये जो पिस्टन हम लोग देख पा रहे हैं ना, इसे एक्चुअली राइट की तरफ धक्का दिया जा रहा है ना, इस तरीके से, जिस वजह से यहाँ पर जो ये एयर है ना, ये एक्चुअली क्या हो रही है, बहुत तेजी से बाहर निकल रही है। क्लियर है ये बात, बहुत तेजी से ये जो एयर है वो क्या हो रही है, बाहर हो रही है। तो हम लोग क्या देख पा रहे हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एज द एयर पासिस थ्रू द कंस्ट्रक्शन बी, है ना, जब ये बी से पास करती है ये हवा, तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और इस वजह से यहाँ का प्रेशर क्या हो जाता है, प्रेशर जो है यहाँ का कम हो जाता है। तो यहाँ पर प्रेशर कम हो गया, ये चीज किसे अच्छी नहीं लगेगी, ये अच्छी नहीं लगेगी, ये जो है ना यहाँ पर जो वेसल है जिसमें लिक्विड है जो कि हम लोग चाहते हैं कि स्प्रे हो जाए। तो वही यहाँ लिखा है बच्चों कि ड्यू टू रिड्यूस्ड प्रेशर इन द कंस्ट्रक्शन बी द लिक्विड इज रेज्ड फ्रॉम द वेसल एंड इज स्प्रेड विद द एक्सपेल्ड एयर, है ना, यहाँ से लिक्विड जो है ये ऊपर की तरफ भागती है और ये जो एयर बाहर एक्सपेल हो रही है उसके साथ मिलकर के ये स्प्रे हो जाता है लिक्विड। क्लियर है ये बात। तो ये है मैकेनिज्म बच्चों एस्पिरेटर पंप का, है ना। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर परफ्यूम की बॉटल्स वगैरह भी डिजाइन होती है, ठीक है। चलिए तो बच्चों नेक्स्ट हम लोग बर्नौलीज प्रिंसिपल का एक और एप्लीकेशन देख रहे हैं जो कि है चेंज ऑफ प्लेन ऑफ मोशन ऑफ अ स्पिनिंग बॉल, ठीक है। तो बच्चों पहले डायग्राम में हम लोग क्या देख पा रहे हैं, पहले डायग्राम में हम लोग देख पा रहे हैं कि जो बॉल है ना, उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी दे दी गई है लेकिन वो स्पिन नहीं कर रहा है। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं मोशन ऑफ एयर रिलेटिव टू बॉल। तो बॉल के नजरिए से बॉल को क्या लगेगा, बॉल के फ्रेम में हम लोग बैठ जाएंगे तो हमें लगेगा कि जो एयर है वो पीछे की तरफ जा रही है ना, हमें तो ऐसा ही फील होगा ना कि एयर जो है वो पीछे की तरफ जा रही है। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं कि जस्ट बिकॉज की बॉल का कोई स्पिनिंग मोशन नहीं है, इसीलिए जो स्ट्रीम लाइन्स हैं वो कैसी है, वो बिल्कुल सेम है ऑन आइदर साइड ऑफ अ नॉन स्पिनिंग बेसबॉल। लेकिन आप दूसरे डायग्राम को देखिए, इस बॉल को आगे की तरफ भी वेलोसिटी दी गई है और इसे स्पिन भी करवाया गया है। तो बॉल के नजरिए से अगर अब हम लोग देख रहे हैं तो हमें एयर जो है ना, एयर जो है पीछे तो जाती हुई दिख रही है, पर स्पिन करने की वजह से क्या हो रहा है, आप यहां पर देख सकते हैं कि बिकॉज ऑफ ड्रैग, है ना, यहां पर ये जो बॉल है ये अपने साथ क्या कर रही है, एयर को ड्रैग कर रही है ना, क्योंकि ऊपर वाला जो पोर्शन है बॉल का वो एक्चुअली किस तरीके से स्पिन कर रहा है आप देख पा रहे हैं। तो वो अपने साथ इस एयर को क्या कर रही है, ड्रैग कर रही है। क्लियर है ये बात। तो देखिए बच्चों बॉल के ट्रांसलेशन की वजह से ऑलरेडी उसे लग रहा था कि ये जो एयर है ये पीछे की तरफ जा रही है, साथ ही साथ घूमने की वजह से और भी एयर जो है उसकी स्पीड क्या हो जा रही है, ऊपर वाले की बढ़ जा रही है। लेकिन नीचे जो है ये फिनोमिनन नहीं हो रहा है, क्योंकि नीचे जो है हम लोग देख पा रहे हैं कि इसके ट्रांसलेशन की वजह से इसे ऐसा लग रहा था कि एयर पीछे तो जा रही है, लेकिन इसके रोटेशन की वजह से यहाँ पर ये इफेक्ट थोड़ा और कम हो गया। तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि अ स्पिनिंग बॉल प्रोड्यूसेस अ क्राउडिंग ऑफ स्ट्रीम लाइंस, जिस वजह से अभी क्या होने वाला है आइए देखते हैं। एक्चुअली बच्चों होने यहाँ पर ये वाला है कि जो ऊपर वाले पॉइंट्स हैं, है ना, उनकी वेलोसिटी क्या हो गई, मैं एयर की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पर इस बॉल के ऊपर जो एयर है उसकी वेलोसिटी एक्चुअली बढ़ गई। वेलोसिटी बढ़ गई तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर कम हो गया, है ना, एज कंपेयर अगर हम लोग करें इसे नीचे वाले पोर्शन से। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि बॉल पर क्या लग रहा है, एक ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है ना। तो वही यहां लिखा है कि द रिजल्टिंग लिफ्ट, जो कि रेड एरो से शो किया गया है, कॉजेज द बॉल टू कर्व, है ना। एक्चुअल में बॉल को सामने फेंका गया था लेकिन उस पर एक ऊपर की तरफ भी फोर्स लगने लगा, जिस वजह से उसका मोशन कैसा होगा, थोड़ा सा कर्व्ड मोशन होगा, जो कि शो किया जा रहा है यहां पर इस ब्लू एरो से, ठीक है। तो यहां पर देखिए बच्चों ठीक वैसा ही इफेक्ट हो जाता है जैसा कि हम लोग देख पाते हैं कि जब बहुत तेज हवाएं बहती
है ना। तो जो ऐसे घर होते हैं जिनकी छतें जो है वो कमजोर होती है, तो हम लोग देखते हैं कि उनकी जो छत है वो फिर उड़ने लगते हैं ना। अगर बहुत कमजोर है तो वो फिर तूफान में वो उड़ जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बाहर हवा बहुत तेज है। अगर बाहर हवा बहुत तेज है तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन अंदर तो नॉर्मल प्रेशर है, तो इसलिए हम लोग समझ पा रहे हैं कि क्या होता है, बाहर प्रेशर कम अंदर प्रेशर ज्यादा, तो एक नेट आउटवर्ड डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगता है, बाहर की तरफ फोर्स लगता है। तो ये जो रूफ है ना, ये किस तरफ जाना चाहता है, एक ऐसे रीजन में जहां पर प्रेशर कम है। तो उसी तरीके से ये भी बॉल जो है ये किस तरफ जाना चाहती है, जिस तरफ प्रेशर जो है वो क्या है, कम है ना। क्योंकि लो प्रेशर रीजन जो जगह होती है उसको भरना होता है ना। तो इसी वजह से यहां पर इस पर एक ऊपर की तरफ लिफ्ट फोर्स लगता है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अब हम लोग एक बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो कि है साइफन का, थ्रू दिस ब्यूटीफुल क्वेश्चन। तो देखिए बच्चों, ये एक बहुत ही प्यारा डिवाइस है। एक्चुअली इसका इस्तेमाल हम लोगों ने घरों में भी काफ़ी करा है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर है ना कूलर से पानी निकालना होता है, या फिर मान लीजिए कि एक्वेरियम से पानी निकालना होता है, या फिर बाइक से पेट्रोल निकालना होता है, तो इन सब काम को करने के लिए साइफन बहुत यूजफुल टूल है। इसमें बस आपको ये ध्यान देना होता है कि अगर आप एक एम्प्टी पाइप इस तरीके से लगा देंगे तो ऑटोमेटिकली पाइप्स में ये जो लिक्विड है ये बाहर गिरना चालू नहीं हो पाएगा, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पर किसी तरह इस एंड पे, है ना, ये जो एंड है यहाँ पर आप अगर सक करेंगे तो यहाँ पर हवा को अगर आप बाहर निकालेंगे तो आप समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर लो प्रेशर वाला रीजन क्रिएट होगा, जिसको भरने के लिए इधर से जो लिक्विड है वो अंदर गश इन करेगा। तो एक बार जब ये पूरा का पूरा पाइप पानी से भर जाता है ना, या लिक्विड से भर जाता है, उसके बाद ये फ्लो ऑटोमेटिक होने लगता है, जो कि हम लोग अभी देखेंगे। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, साइफन के बारे में हम लोग क्या देख सकते हैं यहाँ पर, इट इज अ डिवाइस फॉर रिमूविंग लिक्विड फ्रॉम अ कंटेनर। ट्यूब ABC मस्ट इनिशियली बी फिल्ड, है ना, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसको भरा होना पड़ेगा तब जाकर के ये ऑटोमेटिकली काम होगा ना। ट्यूब ABC मस्ट इनिशियली बी फिल्ड, बट वंस दिस हैज बीन डन, liquid will flow through the tube until the liquid surface in the container is level with the tube opening at A, है ना। जब तक पानी का लेवल ऐसा ना हो जाए तब तक जो है ना, यहां से पानी जो है वो निकलता ही रहेगा, निकलता ही रहेगा। क्लियर है ये बात। तो देखते हैं बच्चों, यहां पर सवाल में आगे क्या लिखा है। यहां पर देखिए लिखा है कि द लिक्विड हैज डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब। मतलब ऐसा लग रहा है कि यहां पर वाटर है ना, एंड नेग्लिजिबल विस्कोसिटी। द डिस्टेंसेस शोन आर H1 हमें दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, D दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और H2 दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। पहला पार्ट है सवाल का, विथ व्हाट स्पीड डज द लिक्विड इमर्ज फ्रॉम द ट्यूब एट सी, है ना। यहाँ पर जो पानी है ये किस रफ्तार से बाहर निकल रहा है ये निकालना है। फिर क्या दिया है, इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 to the power 5 पास्कल, व्हाट इज द प्रेशर इन द लिक्विड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट बी। इस पॉइंट पर हमें क्या बताना है, प्रेशर बताना है। ठीक है। और तीसरी चीज क्या है, theoretically what is the greatest possible height H1 that a siphon can lift water। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं। तो देखिए बच्चों, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं एक D पॉइंट सेलेक्ट करने वाला हूं ऑन द सरफेस, है ना, सच दैट कि वो जो D पॉइंट है वो क्या हो, इट शुड बी इन द सेम ट्यूब ऑफ फ्लो एज दैट ऑफ CBA, है ना। तो एक ऐसा ट्यूब ऑफ फ्लो हो जिसमें CBA और वो D पॉइंट शामिल हो। तो मैं अब इन सारे पॉइंट्स पर क्या लगा सकता हूँ, बर्नौलीज इक्वेशन लगा सकता हूँ। ठीक है। तो जैसे कि D पॉइंट है ना, D पॉइंट के लिए हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पर प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, D पॉइंट के लिए हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं P0। ठीक है। अब मान लेते हैं बच्चों कि मैं जो रेफरेंस है मैं यहाँ पर ले रहा हूँ ना, ये एक्चुअली मैं रेफरेंस ले रहा हूँ। क्लियर है ये बात। तो अगर मैंने इस जगह पर रेफरेंस लिया जहां पर ये A है ना, तो मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, P0 प्लस रो GD, है ना, क्योंकि ये D हाइट ऊपर है। और इस सरफेस की वेलोसिटी जो है हम लोग नेग्लिजिबल मान सकते हैं, है ना, क्योंकि ये जो साइफन है उसकी जो साइज है ना, जो उसकी जो डायमीटर है वो एक्चुअली इस बड़े से कंटेनर के डायमीटर के सामने काफी क्या है, कम है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P0 प्लस रो GD प्लस ऑलमोस्ट जीरो, जो हाफ रो वी स्क्वायर वाला टर्म है उसे मैंने ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कह दिया। ठीक है। इसे किसके बराबर कह दूंगा, तो मैं
सी पॉइंट पर बर्नौलीज इक्वेशन लगा रहा हूँ, है ना। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो सी पॉइंट है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या कह सकते हैं कि अगेन प्रेशर कितना होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, क्योंकि ये जो पाइप के बाहर का पॉइंट है ना, ये एटमॉस्फेयर से एक्सपोज्ड है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे पी नॉट। अब ये एक्चुअली H2 डिस्टेंस नीचे है फ्रॉम द रेफरेंस, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, माइनस रो जी H2, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि लेटर से कि ये v स्पीड से यहाँ पर पानी निकल रहा है, तो प्लस हाफ रो वी स्क्वायर लिख देते हैं। क्लियर है ये बात। तो यहां से देखते हैं बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा, पी नॉट से पी नॉट तो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या आ गया, हाफ रो वी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए कितना आ गया, ये आ जाएगा रो जी मल्टीप्लाइड बाय डी प्लस H2, है ना। तो रो से रो भी अगेन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, v इज इक्वल टू आ जा रहा है, देखिए अंडर द रूट ऑफ 2g d प्लस H2 के बराबर, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस रिजल्ट को देख करके हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो d प्लस H2 है ना, ये जितना ज्यादा होगा इसकी जो स्पीड है ये उतनी ही ज्यादा होगी, और d प्लस H2 जो है इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी यहाँ पर है ना फ्लूइड जो है वो बाहर निकल सकता है। अगर आप समझिए कि ये जो ओपनिंग है ये बिल्कुल यहाँ पर होता है ना, इस जगह पर ओपनिंग होती, तो हम लोग समझ पा रहे हैं कि पानी नहीं निकल पाता है यहाँ से। तो d प्लस H2 को क्या होना पड़ेगा, d प्लस H2 को जो है ना, ग्रेटर दैन 0 होना पड़ेगा, तभी फ्लूइड यहाँ से निकल सकता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो हमें साइफन के लिए याद रखनी है वो ये है कि जो ओपनिंग है उसको कंटेनर में जिस लेवल पे फ्लूइड है उससे नीचे ही होना पड़ेगा, तभी फ्लूइड बाहर निकल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, हम लोग सवाल के बी पार्ट पे आ जाते हैं ना। बी पार्ट में क्या पूछा गया था कि इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 10 टू द पावर 5 पास्कल, व्हाट इज द प्रेशर इन द लिक्विड एट द टॉप मोस्ट पॉइंट बी, है ना। इस पॉइंट पर हमें प्रेशर जो है पीबी वो हमें निकालना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहां पर मैं बी और सी पॉइंट पर है ना मैं बर्नौली लगाना चाह रहा हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, पीबी प्लस, अगेन मैंने रेफरेंस तो इसे माना है, तो मैं क्या लिखूंगा, पीबी प्लस रो जी डी प्लस H1, है ना। और क्या लिखूंगा मैं, प्लस हाफ इंटू रो इंटू वी स्क्वायर, है ना। यहां पर मैंने v मानी है स्पीड, जिस स्पीड से यहां पर पानी फ्लो कर रहा है इस ट्यूब में, ये किसके बराबर होगा। तो मैं अब यहां पर सी पॉइंट की बात करूं तो मैं लिखूंगा सी पॉइंट तो ओपन टू एटमॉस्फेयर है, तो यहां पर प्रेशर पी नॉट हो जाएगा, है ना, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो पी नॉट प्लस, अब यहां पर है ना मैं क्या लिखूंगा, रो जी इंटू, अब यहां पर देखिए H2 नीचे है ये, तो यहां पर माइनस H2 लिखना पड़ेगा, है ना। और साथ में अगला टर्म क्या आएगा, हाफ रो वी स्क्वायर, क्योंकि स्पीड तो यहाँ बी पॉइंट और सी पॉइंट पर लिक्विड की सेम ही रहेगी, क्योंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। तो हम लोग स्ट्रेट अवे देख रहे हैं कि ये हाफ रो वी स्क्वायर वाला टर्म तो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो हमारे पास क्या बच जाएगा फाइनली, आइए देखते हैं। पीबी इज इक्वल टू, देखिए क्या आ जा रहा है, पी नॉट, है ना, पी नॉट माइनस रो जी मल्टीप्लाइड बाय H2 प्लस H1, है ना। और साथ में एक D भी आएगा ना, तो यहां पर हमें और क्या लिखना चाहिए, यहां पर D भी लिखना चाहिए, ठीक है। तो PB बराबर देखिए हमारे पास क्या आ गया, P नॉट माइनस रो जी H2 प्लस H1 प्लस D के बराबर। अब आ जाते हैं बच्चों सवाल के सी पार्ट में, जिसमें क्या बोला गया है कि थेरेटिकली व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल हाइट H1 दैट अ साइफन कैन लिफ्ट वाटर। तो देखिए बच्चों, ये एक बहुत ही मजेदार सवाल है। इसमें एक्चुअली हमसे ये बोला गया है कि आप इस तरीके से साइफन को घुमा करके ला रहे हैं, है ना। तो जैसे कि इस बार हम लोगों ने H1 हाइट तक इसे उठाया, फिर हम लोग नीचे ला रहे हैं, तो आखिर इस H1 हाइट की कुछ तो लिमिट होगी ना, कि कितना भी ऊपर ले जाएंगे वहां से जब नीचे लाए तो ये पानी निकालेगा ही, ये तो जरूरी नहीं है। तो हम लोग यहाँ पर देखना चाहते हैं कि थेरेटिकली आखिर आप इस बी पॉइंट को कितना ऊंचाई पर रख सकते हैं, कितनी ऊंचाई पर रख सकते हैं, सच दैट कि इसमें से पानी का फ्लो फिर भी बरकरार है, ठीक है। तो हमसे बोला गया थेरेटिकली व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल हाइट H1 दैट अ साइफन कैन लिफ्ट वाटर। तो देखिए बच्चों, हम लोग यहाँ पर समझ पा रहे हैं, है ना, इस सवाल में हम लोग देख पा रहे हैं कि जैसे जैसे है ना, जैसे जैसे आप H1 को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे क्या होता जा रहा है, वैसे वैसे जो प्रेशर एट पॉइंट बी है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्लियर है ये बात। और हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं बच्चों कि जो प्रेशर एट बी पॉइंट है वो क्या हो सकता है, वो चाहे कितना भी कम आप कर ले,
मिनिमम प्रेशर जो है वो कितना हो सकता है, 0 हो सकता है। सो दिस टर्म हैज टू बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। और अगर आप H1 की मैक्सिमम वैल्यू यूज कर रहे हैं तो ये टर्म को एग्जैक्टली क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। तो पी नॉट है ना, पी नॉट माइनस रो जी मल्टीप्लाइड बाय H1 मैक्स प्लस H2 प्लस डी, है ना, दिस शुड बी इक्वल टू 0। लेकिन यहां पर एक और काम कर सकते हैं बच्चों। यहां पर देखिए हम लोगों ने अभी भी ये डिस्कस करा था कि ये H2 प्लस डी है ना, ये डिस्टेंस जो हम लोग नीचे ला रहे हैं यहाँ पर, है ना, ये जो पार्ट हम लोग नीचे ला रहे हैं, इतना पोर्शन जो हम लोग यहाँ पर नीचे ला रहे हैं, तो उससे इसकी स्पीड बढ़ रही है। अगर हम लोग जस्ट पानी निकालना चाहते हैं तो इस एंड को कहां पर रखना पड़ेगा, यहां पर रखना पड़ेगा। मतलब उस केस में H2 प्लस डी को अगर जस्ट हम लोग 0 कर दें ना, या फिर जस्ट 0 से बड़ा रख दें, तो भी पानी तो निकल सकता है। क्लियर है ये बात? तो मैं यहाँ पर, है ना, मैं यहाँ पर H2 प्लस डी इस वाले टर्म को क्या कर दूंगा, इस वाले टर्म को 0 कर दूंगा। ठीक है, जिससे मुझे H1 की कौन सी वैल्यू मिल जाए, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाए, जिससे जस्ट पानी जो है वो लिफ्ट हो सके। तो यहां पर देखिए क्या आ जाएगा हमारे पास, पी नॉट इज इक्वल टू रो जी इंटू H1 की मैक्सिमम वैल्यू। तो यहां से देखिए बच्चों हमारे पास क्या आ जाएगा, H1 की मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी आ जाएगी, पी नॉट अपॉन रो जी के बराबर, है ना। तो पी नॉट अपॉन रो जी ये हमें क्या दे देगा, H1 की मैक्सिमम वैल्यू, और इस वैल्यू पर जो स्पीड होगी, है ना, एट दिस स्पीड वी विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, है ना। इसमें अगर आप कुछ H2 प्लस डी वाले टर्म को और ऐड करेंगे तब जाकर के क्या होगा, किसी खास स्पीड से पानी आएगा। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकली अगर हम लोग बात करें तो ये H1 की कौन सी वैल्यू है बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो इस लेक्चर का आखिरी सवाल देखते हैं। सवाल है, अ बीकर कंटेनिंग अ लिक्विड इज केप्ट इनसाइड अ बिग क्लोज्ड जार। इफ द एयर इनसाइड द जार इज कंटिन्यूअसली पम्प्ड आउट, द प्रेशर इन द लिक्विड नियर द बॉटम ऑफ द लिक्विड विल इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन कांस्टेंट, या फिर फर्स्ट डिक्रीज एंड देन इंक्रीज। तो देखिए बच्चों यहां पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि जो एयर इनसाइड द जार है उसे लगातार बाहर निकाला जा रहा है। तो इस वजह से हम लोग समझ पा रहे हैं कि एयर प्रेशर धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है ना। तो यहाँ पर हम लोग समझ पा रहे हैं कि एयर प्रेशर अगर वो लगातार कम होता जा रहा है तो हर एक जगह पर, है ना, हर एक जगह पर इस लिक्विड के हम लोग समझ पा रहे हैं कि प्रेशर जो वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्योंकि अगर मैं किसी H डेप्थ की बात करूं यहाँ पर, है ना, तो हम लोग यहाँ पर प्रेशर क्या बोलते, हम लोग बोलते पी एयर प्लस रो इंटू जी इंटू एच। लेकिन अब आप देख पा रहे हैं कि पी एयर अगर कम हो रहा है तो ओवरऑल जो प्रेशर है ना, एट द बॉटम, वो क्या होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो हमारा जवाब क्या होगा, हमारा जवाब होगा डिक्रीज, है ना। तो अगर हम लोग इस तरीके से लगातार एयर को पंप आउट करेंगे तो प्रेशर इन द लिक्विड नियर द बॉटम ऑफ द लिक्विड विल डेफिनेटली डिक्रीज। तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये जो लेक्चर है ये पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। आई होप कि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रह जाता है देन फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।